मेरी माँ एक सफेद बाघिन है। मेरे पापा भी एक सफेद बाघ हैं। लेकिन मैं एक छोटा काला बाघ निकला। इससे मेरे पापा इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने मेरी माँ को पूरे 3 दिन की सजा दी। फिर वो एक हफ्ते के लिए बगल वाले काले गुरिल्ला से लड़ने चले गए। फिर भी उन्हें मेरे खानदान का पता नहीं चला। गुस्से में आकर वो घर छोड़कर चले गए। उन्होंने मेरी माँ, मेरे भाई बाघ और मुझे छोड़ दिया। हालांकि मेरे हिसाब से वो भाई बाघ थोड़ा अनाड़ी है। जब मैं सिर्फ 1 महीने का था तो एक दिन मेरी माँ शिकार के लिए बाहर गईं और हमें, मेरे भाई और मुझे, गुफा में खेलते हुए वहीं छोड़ गईं। मेरा भाई खिलौना धीरे धीरे घसीटता हुआ बाहर आया। मुझे नहीं पता था कि एक बड़ा भालू वहां से गुजर रहा है। शिकारी होने के नाते वे कभी भी दुश्मन के बच्चे को गुजरने नहीं देते। भालू दहाड़ा और मेरे भाई पर टूट पड़ा। वो डर के मारे पैरालाइज हो गया था। उस जरूरी पल में मैं उसे घसीटकर वापस गुफा में ले गया। किस्मत से माँ ठीक समय पर वापस आ गए। हम बिना किसी नुकसान के निकल गए। मेरे पास सिर्फ बाघ का शरीर ही नहीं था, मेरे अंदर असल में एक इंसान की आत्मा थी। मैं शायद इस खतरनाक जंगल में मर जाता। इससे मुझ में खुद को बचाने की बहुत इच्छा हुई। खाने के समय माँ बाघिन हमारे सामने लेट जाती, धीरे से अपना पेट खोलती। पहले तो मैंने मना किया, लेकिन जब माँ का गर्म दूध मेरे पेट में गया तो मेरे पूरे शरीर में एक गर्म करंट फैल गया और मुझे लगा कि मैं फिर से जाग गई हूँ। इसलिए मैं अपने पीछे वाले शरारती छोटे भाई की तुलना में अंडे और चावल को लेकर ज्यादा उत्साहित थी। कई महीनों के विकास के बाद मैंने खुद को दूसरे बाघों से कुछ अलग पाया। पहली बात, मेरी भूख बहुत ज्यादा थी। हमेशा ऐसा लगता था कि मेरा पेट कभी भरा नहीं है। दूसरी बात, मेरा साइज उसी समय पैदा हुए छोटे भाई की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ा। मैं 5 महीनों में 40 किलोग्राम तक पहुंच गई, जबकि छोटे भाई का वजन सिर्फ 20 किलोग्राम के आसपास था। इस समय हमें मीट भी दिया जाने लगा। जब मैंने पहली बार जंगली सुअर के मांस की खूनी गंध चखी तो मेरे पेट में और भी ज्यादा गर्म करंट लगा। फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गया। ऐसा लगा कि मांस खाने से मेरी ताकत बढ़ जाएगी। 1 महीने बाद हम 6 महीने के हो गए और माँ बाघिन हमें शिकार के तरीके सिखाने लगी। अचानक माँ बाघिन की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी, जैसे उसने शिकार देख लिया हो। घास में चरते हुए सिका हिरणों का एक झुंड सामने दिखाई दिया और हर कुछ मिनट में एक हिरण अपने आसपास का जायजा लेने के लिए ऊपर देखता। मैं चुपचाप एक तरफ लेटा रहा, माँ बाघिन को देख रहा था, शिकार के दौरान उसके अनुभव से सीख रहा था। हम तीनों, माँ और बच्चे, हवा की दिशा में थे, इसलिए हिरण को हमारी गंध नहीं आ रही थी। माँ बाघिन मुड़ी और मुझे और मेरे भाई को वहीं रुकने का इशारा किया। इलाके का फायदा उठाते हुए वो हिरणों के झुंड की ओर रेंगती हुई बढ़ी और कुछ ही मिनटों में 100 मीटर की दूरी कम कर ली। फिर उस पल का फायदा उठाते हुए जब हिरण हैरान थे, माँ बाघिन नीचे घास से बिजली की तरह झपटी और अपनी तेज रफ्तार का इस्तेमाल करके उन्हें पकड़ लिया। उसने अपने वजन का फायदा उठाकर नर हिरण को गिरा दिया, फिर तेजी से अपने जबड़े मोड़कर बचने की कोशिश की और 30 सेकंड से भी कम समय में अपने शिकार को मार डाला। माँ बाघिन हिरण को घसीटकर मेरे और मेरे भाई के पास लाई, अपने मुंह के कोने से खून चाटा, 2 कदम पीछे हटी और लेट गई। साफ था, ये हमारे लिए पहले खाने का इशारा था। लेकिन मेरे भाई को मीट के खूनी स्वाद की आदत नहीं थी। जैसे ही उसने चुपचाप दूध पीने की कोशिश की, माँ बाघिन ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। मेरे भाई का मुंह गंदगी से भरा था और वो बहुत दुखी लग रहा था। इस बीच मैं पहले से ही अपना खाना खा रहा था। अपना हिस्सा खत्म करने के बाद भी मुझे भूख लगी थी। मैं सावधानी से बचे हुए खाने की तरफ बढ़ा। ये देखकर माँ बाघिन बस धीरे से गुर्राई और अपना सिर घुमा लिया। उसकी बिना कहीं मंजूरी से मैंने हिरण का निचला शरीर खा लिया। उसी समय मेरे पेट से और भी ज्यादा गर्म करंट निकला। मुझे नहीं पता था कि ये गर्म करंट क्या है, लेकिन हर बार जब ये मेरे शरीर से गुजरता था तो मुझे एक कभी ना खत्म होने वाली जकड़न महसूस होती थी। अगले कुछ दिनों तक माँ बाघिन हमारे ठिकाने की खाली जगह पर हम दोनों भाइयों के साथ खेल खेल में कुश्ती करती रही। इस तरह उसने हमें शिकार करने और अपनी रक्षा करने के लिए ट्रेन और कंडीशन किया था। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे, आराम से और गंभीरता से, जब तक कि एक दिन शिकार से लौटते समय माँ और उसके दोनों बच्चों ने जंगल में एक डरावनी चीख सुनी। ये एक अनजान भालू था। माँ बाघिन तुरंत घबरा गई और आसपास का नज़ारा देखने और उसका जायजा लेने के लिए एक ऊंची जगह पर कूद पड़ी। छोटा भाई वहीं रहा, उसका शरीर डर से कांप रहा था। उस रात उस अजीब भालू के दिखने के बाद मुझे ठीक से नींद नहीं आई। ये पहली बार था जब मैंने बाहरी दुनिया से इतनी जबरदस्त ताकत महसूस की थी। डर के मारे बाघिन ने हमारी सुरक्षा के लिए सैकड़ों किलोमीटर तक अपने इलाके में गश्त करना शुरू कर दिया। ये बहुत खतरनाक संकेत था। कई दिनों तक उसने हमें अपने साथ शिकार पर नहीं जाने दिया। इन गश्तों के दौरान हमने कुछ नहीं सुना या कोई दूसरा अनजान भालू या बाघ नहीं देखा। इससे उसने हमारा भरोसा पूरी तरह छोड़ दिया और वो हमें शिकार पर ले जाने लगी। फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। शिकार के दौरान हमें एक नर भालू मिला, जिसका वजन लगभग 300 किलोग्राम से ज्यादा था, लेकिन उसे पहले ही खा लिया गया था। सिर्फ उसका सिर और कंकाल बचा था। भालू की लाश के पास साफ दिख रहे बड़े बाघ के पंजों के निशानों से ये बात पक्की हो गई। अनजान बाघ की ताकत को देखते हुए माँ बाघिन घबराकर उसे देखने के लिए पास आई। अगर वो इस बड़े नर भालू का शिकार भी करना चाहती तो उसे गंभीर चोटों के साथ भारी कीमत चुकानी पड़ती। हालांकि जांच करने के बाद उसे उस अनजान बाघ पर चोट के कोई निशान नहीं मिले। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। अगर माँ और उसके दोनों बच्चे इस अनजान बाघ से टकरा जाते तो शायद वे जिंदा नहीं बचते। सुरक्षा के लिए माँ बाघिन के पास हमें एक अनजान जंगल में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था।
शायद अनजान बाघिन के दबाव में माँ बाघिन ने हम दोनों से जल्दी करने को कहा, लेकिन जिस बात का हमें सबसे ज्यादा डर था वही सच हुआ। पूरे जंगल में एक जोरदार दहाड़ गूंज उठी। माँ बाघिन ने देर नहीं की और धीरे से। उसके दिल पर बहुत ज्यादा दबाव था। माँ बाघिन को यकीन था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और शायद वो वही भालू था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। अब वो बस इतना कर सकती थी कि इस अनजान भालू से जितना हो सके उतनी दूरी बना के रखे। 2 घंटे तक माँ और उसके दोनों बच्चे बिना रुके दौड़ते रहे। जैसे ही वो घने घास के मैदान से निकलकर एक खुली जगह में दिखे, माँ बाघिन ने सबसे पहले रिएक्ट किया। 2-3 मीटर उछलकर उनका रास्ता रोक दिया और जोरदार दहाड़ लगाई। 200-300 मीटर आगे एक शानदार बहुत बड़ा भालू पहले से ही इंतजार कर रहा था। उसके साइज और फर को देखकर लग रहा था कि वो हाल ही में बड़ा हुआ भालू था, जिसका वजन कम से कम 270 किलोग्राम था। हालांकि माँ बाघिन आम मादा साइबेरियन बाघिन से बहुत बड़ी थी, लेकिन उसके पास इतने बड़े भालू से अपने 2 बच्चों को बचाने का कोई मौका नहीं था। उसे कुछ तो करना ही था। माँ बाघिन ने हिचकिचाते हुए उसने धीमी आवाज में गुर्राहट की ताकि दूसरी बाघिन डरकर भाग जाए, लेकिन माँ बाघिन की चेतावनी के सामने भालू बाघ ने न सिर्फ पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया, बल्कि थोड़ी नरमी दिखाते हुए माँ बाघिन की तरफ कदम दर कदम बढ़ी। ऐसा लग रहा था कि वो पहले उससे बात करना चाहती थी। इस टकराव में 2 बड़े बाघिन, एक मादा और एक भालू, एक दूसरे के आमने सामने थे। माहौल तनावपूर्ण था। मैं घास में छिप गया, लगातार हालात पर नजर रख रहा था, सोच रहा था कि इस रुकावट को कैसे तोड़ा जाए। लेकिन अगले ही पल भालू बाघ ने माँ बाघिन पर जोर से हमला कर दिया। माँ बाघिन ने बिना डरे सीधे हमले का सामना किया। लड़ाई बस कुछ ही पल चली, फिर भालू बाघ में मौका पाकर उसे पकड़ लिया। इतनी जोरदार टक्कर की वजह से माँ बाघिन का बैलेंस तुरंत बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर गई। अगर वो जरा भी हिलती तो भालू बाघ के तेज और लंबे दांत तुरंत उसकी गर्दन तोड़ देते। जैसे ही मैं आखिरी बार भागने के लिए खुद को जमीन से ढकने की तैयारी कर रहा था, पास ही लगी घंटी से अचानक एक जोरदार हंसी की आवाज आई। ये दूसरे भालू बाघ की दहाड़ थी, लेकिन माँ बाघिन, हालांकि इस समय वो आवाज बहुत कीमती लग रही थी। जैसे ही आवाज आई, एक बहुत बड़ी साइबेरियन बाघिन दिखाई दी, जो बहुत शान से दिख रही थी। वो उस भालू बाघिन से ज्यादा ताकतवर, खूंखार और रौबदार थी जिसने माँ बाघिन को हराया था। उसके पूरे शरीर से बेकाबू होकर मारने का इरादा झलक रहा था। ये पिता बाघ था, जो गुस्से से भरा हुआ था। वो उस कातिल को कैसे बर्दाश्त कर सकता था जिसने उसकी पत्नी और बच्चों को नुकसान पहुंचाया था। अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ गईं, उसकी बड़ी बड़ी मूछें तन गईं और वो बिजली की तरह उस अनजान भालू बाघिन पर झपटा। 2 जानवरों को मौत से लड़ते देखकर मुझे सच में एक बड़े भालू बाघ की डरावनी ताकत का एहसास हुआ। इस आगे पीछे की लड़ाई में दोनों तरफ से अपनी अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई गई, लेकिन बाघ पिता ने अपने वजन और अनुभव के दम पर धीरे धीरे बढ़त हासिल कर ली। अचानक उस अनजान भालू बाघिन की एक आंख बाघ पिता ने फोड़ दी। जैसे ही वे फिर से लड़ने वाले थे, उस अनजान भालू बाघ ने अचानक अपना रूप बदला, मेरी और बाघिन माँ की तरफ दौड़ा, मुझे अपने पंजे से मारकर भाग गया। मुझे लगा जैसे मेरा पूरा शरीर फट जाएगा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह भालू बाघ भाग जाएगा। इसी बीच बाघ पिता भारी कदमों से दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में बेकाबू नरमी थी। उसे अभी भी कुछ पछतावा हो रहा था। अगर उसने उस घटिया बाघिन को सीधे मार दिया होता तो उसके बच्चों को यह बुरी दुखद घटना नहीं झेलनी पड़ती। लड़ाई में उसे भी काफी चोटें आई थीं, लेकिन अच्छी बात यह थी कि कोई भी गंभीर चोट नहीं थी। वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि मुझे बेहोशी से उठने में कितना समय लगा, जब मैं एक गर्म करंट में घिरा हुआ महसूस कर रहा था। मेरी चोटें तेजी से ठीक हो रही थीं। हालांकि मेरी तुलना में बाघिन माँ की हालत ज्यादा गंभीर थी। इतनी गंभीर चोटों का सामना करने वाले जानवरों के लिए ऐसा लगता है कि वे सिर्फ किस्मत के भरोसे ही रह जाते हैं। टाइगर मदर को ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है। मैंने अपने शरीर के अंदर की रहस्यमयी एनर्जी को जगाने की कोशिश की, उसे टाइगर मदर के साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन मैंने पाया कि यह पूरी तरह से मेरे कंट्रोल से बाहर था। आसपास के जंगल को देखते हुए मुझे अचानक एक आइडिया आया। शायद मुझे जंगल में अंदरूनी चोटों के इलाज के लिए कोई दवा मिल जाए। आखिर ज्यादातर दवाइयां जो इंसान इस्तेमाल कर सकते हैं वो जानवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गर्मियों की शुरुआत थी, साल का वो समय जब मौसम और पानी सबसे सही होते हैं। इसलिए इस समय बहुत सारी चीनी दवा वाली जड़ी बूटियां उगती और उगाती हैं। अगर मुझे इन जगहों पर हजारों साल पुरानी जंगली पहाड़ी सब्जियां मिल जाती तो ये बहुत अच्छा होता। मुझे कहना होगा कि जिस जंगल में टाइगर डैड थे वो पेड़ पौधों और जानवरों से काफी भरा पूरा था। जल्द ही हमें 2 छोटी जिनसिंग की जड़ें मिली। जिनसिंग से टाइगर मॉम की चोट का इलाज होने के बाद ये सच में बेहतर हो गई थी। इसलिए टाइगर डैड मुझे और टाइगर ब्रदर को शिकार पर ले जाने लगे। आधे महीने की ट्रेनिंग के बाद न सिर्फ मेरा शरीर ज्यादा मजबूत और तंदुरुस्त हो गया था, बल्कि मेरी स्पीड और सूंघने की शक्ति में भी काफी सुधार हुआ। मैं 30 किलोमीटर के दायरे में सभी खुशबुओं को सूंघ सकता था। आखिरकार मैंने अपनी पहली मार्शल आर्ट ट्रेनिंग शुरू की। अपने पिता के सिखाए अनुभव के बाद मैंने शिकार के लिए सबसे अच्छी जगहें चुनना शुरू किया। गुफा से 10 किलोमीटर दूर मुझे आखिरकार एक थोड़ी ऊंची पहाड़ी मिली। इस जगह से दूर दूर तक नज़ारा दिखता था, जिससे शिकार की हरकतों को देखना आसान था, और ऊंची घनी घास की वजह से मुझे पहचानना मुश्किल था। मैं घास पर लेट गया। नदी के किनारे छोटे जानवरों की लहरें आ जा रही थीं। आखिर में जब एक दर्जन से ज्यादा जंगली सुअरों का झुंड आया तो मैंने मन बना लिया। जंगली सुअर बहुत ताकतवर होते हैं, और जो बड़े सुअर मुझे डरा सकते थे, उनके अलावा छोटे सुअर तेज होने के बावजूद काबू में किए जा सकते थे। इस झुंड में 3 बड़े सुअर थे। मेरा पहला कदम उन्हें फुसलाकर भगाना था। उस पल का फायदा उठाते हुए जब सुअर आराम कर रहे थे और पानी पी रहे थे, मैं घास से बाहर कूद गया। बड़े सुअरों ने सबसे तेजी से रिएक्ट किया, जबकि छोटे सुअर के बच्चे मेरी दहाड़ से चौंक कर अपने माता पिता से अलग होने
लगे। मैंने उनके भागने के रास्ते का पहले ही अंदाजा लगा लिया था। घास से बाहर कूदकर मैं तुरंत बिखरे हुए सुअरों पर झपटा। उन्होंने जल्दी से मुड़कर धोखा देने की कोशिश की, लेकिन मुझे पहले से ही उनके भागने का अंदाजा था। जानवरों पर बनी कई डॉक्यूमेंट्री में मैं इतनी आसान चाल से कैसे धोखा खा सकता था। जैसे ही जंगली सुअर मुड़ा, मैंने मौका पकड़ा और मुझ पर झपटने वाले सुअर के बच्चे को काट लिया। मेरे मुंह में खून भर गया। मैंने उस बेबस शिकार को एक तरफ फेंक दिया और दूसरे भागते हुए सुअर के बच्चों का पीछा करता रहा। कई राउंड के बाद मेरा शिकार कामयाब रहा। पीछा करते समय मैं अपनी मसल्स और हड्डियों में बदलाव महसूस कर सकता था। वे बहुत मजबूत हो गई थीं, मेरी स्पीड काफी बढ़ गई थी और मेरा रिएक्शन टाइम दूसरे जानवरों से कई गुना तेज था। ये बदलाव शायद किसी रहस्यमयी अंदरूनी एनर्जी की वजह से हुए थे। अगर मैं लगातार इस एनर्जी का इस्तेमाल कर पाता, इस रहस्यमयी एनर्जी का इस्तेमाल अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए करते हुए, मुझे पता था कि एक बार जब मैं सच में बड़ा हो जाऊंगा तो मेरे पास जो ताकत और स्पीड होगी वो सोच से भी परे होगी। जैसे ही मैं सुअर के बच्चे को वापस ले जा रहा था, अचानक आगे की झाड़ियों से एक अजीब सी खुशबू आई और वे काफी सारी थीं। फिर कई भूरे भेड़िए बाहर निकल आए। अल्फा वुल्फ मुझसे छोटा था, लेकिन वे बहुत सारे थे, जिनमें कुछ छोटे बच्चे भी थे। मुझे हैरानी हुई कि वे अपने पूरे परिवार को टाइगर के इलाके में क्यों ले जाएंगे, लेकिन मुझे डर नहीं लगा। अल्फा वुल्फ ने चेतावनी के तौर पर आसमान की तरफ दहाड़ा। मैं बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन आखिर ये टाइगर के पिता का इलाका था। टाइगर की गहरी दहाड़ सामने खड़े ग्रे वुल्फ के झुंड की तरफ गूंजी। अल्फा वुल्फ ने दहाड़ सुनकर अपने आप थोड़ा डर दिखाया, लेकिन ये देखकर कि मैं अभी भी एक छोटा टाइगर का बच्चा था और मेरे मुंह में शिकार देखकर उसने तुरंत अपना डर छोड़ दिया, अपनी स्कर्ट दिखाई और मुझ पर हमला करने के लिए तैयार दिखा। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने दोनों शिकार को जमीन पर रखा, उन्हें एक पंजे से दबाया और फिर नफरत से आगे देखा। ग्रे भेड़ियों की गुस्से भरी निगाहों के नीचे मैंने उन्हें खाना शुरू कर दिया। दो पिगलेट कुछ भी नहीं थे, मैं उन्हें कुछ ही बार में पूरा निगल सकता था, लेकिन मैं ग्रे भेड़ियों के सामने ही उन्हें थोड़ा थोड़ा करके फाड़ने वाला था। उकसावा साफ दिख रहा था। अल्फा भेड़िया साफ तौर पर गुस्सैल हो रहा था। अगर मैंने कुछ नहीं दिया तो उसके कमांड में दूसरे भेड़िए कुछ और साजिश रचने लग सकते थे। अल्फा भेड़िए ने ऑर्डर दिया और दूसरे ग्रे भेड़ियों ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। कई मादा भेड़ियों ने अपने बच्चों को दूर छिपने में मदद की, जबकि बाकी झुंड मेरे चारों ओर एक घेरा बनाकर फैल गया। एक जोरदार लड़ाई शुरू होने वाली थी। भेड़ियों में से एक ने अल्फा भेड़िए पर हमला किया। झुंड को साफ तौर पर उम्मीद नहीं थी कि मैं, एक मामूली बच्चा, पहले हमला करूंगा। जब तक वे रिएक्ट करते, मैं पहले ही अल्फा भेड़िए को मार गिरा चुका था। पीछे के भेड़िए मुझे पकड़ रहे थे और मेरे पिछले हिस्से को नोच रहे थे, जिससे मुझे कई चोटें आईं। इस ख्याल ने तुरंत मेरे जानवरों वाले मन को जगा दिया। मैंने एक ग्रे भेड़िए को पकड़ा जिसने मुझ पर हमला किया था और उसकी गर्दन पर जोर से काट लिया। एक झटके में मैंने उसकी गर्दन काट दी। मुझे लगा कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा ताकत का एक झोंका आया है, जिससे नुकसान और भी ज्यादा हो गया। भेड़िए डर गए थे। इतना खतरनाक बच्चा पहले कभी नहीं देखा था और भाग गए। मैं गुफा में वापस आया, भेड़िए की लाश जमीन पर फेंकी और अपने माता पिता पर दहाड़ते हुए अपनी तकलीफ बताई। ये सुनकर मेरे पिता उछल पड़े। इस इलाके के मालिक होने के नाते वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इलाके और बच्चों पर दूसरे शिकारी हमला कर रहे थे और उन्हें परेशान कर रहे थे। जाते हुए बाघ पिता को देखकर मुझे एक गर्मजोशी और लाड़ प्यार जैसा महसूस हुआ। छोटा बाघ समझ नहीं पा रहा था कि वो इतना खास क्यों है, जबकि वे दोनों बचे थे, और उसे गहरी हार का एहसास हुआ। बाघ पिता लगभग 1 घंटे बाद लौटा और कई भेड़ियों के राजाओं की लाशें लेकर आया। अभी के लिए बाघ पिता की मदद से उन्हें खाने और कपड़ों की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन ऐसे अच्छे दिन ज्यादा दिन नहीं रहने वाले थे। साइबेरियन बाघ एक अकेला शिकारी है और सबसे ऊपर राजा है। आज भी हमारी मां, जिन्होंने हमें पाला पोसा, बड़े होने पर हमें अपने इलाके से बाहर निकालने में हिचकिचाती नहीं थीं। जैसे जैसे शाम हुई, टाइगर पिता और मां ने आवाज लगानी शुरू कर दी। आगे एक सांप एक स्नो हेयर का शिकार कर रहा था। आमतौर पर सांप और ग्रे वुल्फ टाइगर के इलाके में नहीं होने चाहिए, लेकिन कुछ ही दिनों में एक के बाद एक उनका सामना हो गया था। क्या दूसरे जंगलों में कुछ बदला है? शायद अब मेरे पापा को अपने इलाके में गश्त करने की याद दिलाने का समय आ गया है। गुफा में वापस आकर टाइगर डैड ने मुझे सांप जैसा फर दिखाया जो मैं लाया था, फिर गुस्से से भर गए। उनका पहले वाला सुस्त अंदाज गायब हो गया और उनकी जगह एक रौबदार आभा आ गई। वो बेसब्री से अपने इलाके का सर्वे करने निकल पड़े। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उनके पीछे चला गया और थोड़ा थका हुआ छोटा टाइगर भाई भी उनके साथ चलने की कोशिश कर रहा था। टाइगर डैड का इलाका बहुत बड़ा था। इसे पूरा सर्वे करने में कम से कम 10 दिन से आधा महीना लग सकता था। टाइगर डैड को जंगल में आराम से टहलते हुए देखकर उनके शांत चेहरे से एक राजा का असली रूप पता चल रहा था। टाइगर डैड ने एक बड़े पेड़ के तने पर पेशाब से अपने इलाके को मार्क किया और साथ ही घुसपैठियों को चेतावनी दी कि ये जगह उनकी है। वो दोपहर तक अपने इलाके के किनारे किनारे चलते रहे और टाइगर डैड भी थकने लगे थे। जैसे ही उन्हें लेटने और आराम करने के लिए एक छायादार जगह मिली, अचानक सामने से एक जोरदार दहाड़ आई। टाइगर डैड ने ध्यान से सामने देखा। ऐसा लगा जैसे उन्हें कुछ महसूस हो रहा हो। खड़े होकर चित्तीदार फर वाला एक मीडियम साइज का तेंदुआ उनके बगल में दिखाई दिया और 6 टाइगर उस तेंदुए को घूर रहे थे। उनके सामने वाला तेंदुआ साफ तौर पर घबराया हुआ था। उसने मुड़कर एक छोटी डरावनी दहाड़ मारी। माहौल बहुत टेंशन वाला था। तेंदुए आमतौर पर मिलनसार जानवर होते हैं और जल्द ही 5 और हमारे सामने आ गए। उन्हें लगा कि उनकी संख्या बाघ पिता को डराने के लिए काफी है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर उसके अपने इलाके की रक्षा करने के पक्के इरादे को कम आंका। उन्होंने एक बड़ी गलती भी की। कभी भी बच्चों वाले पिता को उकसाने की कोशिश ना करें, भले ही अपने बच्चों के सामने अपनी इमेज बनाए रखने के लिए। बाघ पिता भी पीछे नहीं हटा। दहाड़ते हुए अपने सामने वाले 5 तेंदुओं की ओर झपटा।
बाघ पिता ने तुरंत हमला नहीं किया क्योंकि मैं और मेरा भाई उसकी कमजोरी थे, और ऐसा लग रहा था कि तेंदुओं ने भी उसके इरादे जान लिए थे। उनका पहले से थोड़ा कमजोर जोश और बढ़ गया, और मुझे आखिरकार समझ आया कि अकेले पैदा हुए सांड की तरह निडर होने का क्या मतलब है। बाघ पिता के हमला करने में हिचकिचाहट की वजह से तेंदुओं को गलती से ये लगने लगा कि बाघ उतने ताकतवर नहीं होते जितना उनके माता पिता ने बताया था। मैं स्थिति को साफ साफ समझ गया था। टाइगर पिता आसानी से 5 तेंदुओं को संभाल सकते थे, और उनकी हिचकिचाहट उनके अपने गुस्से के डर से थी। मैंने तुरंत गुस्से में दहाड़ा और अपने छोटे भाई को अपने पास छिपा लिया। इस अचानक बदलाव से हमारे सामने खड़े 5 तेंदुआ चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये नासमझ बच्चा मेरी इस तरह नकल करेगा। टाइगर पिता मेरा इरादा समझ गए। अगले ही पल वो हवा की तरह 5 तेंदुओं पर झपटे और बिना किसी हिचकिचाहट के सबसे पास वाले को नोच डाला। लड़ाई का दबाव मुझ पर भी साफ दिख रहा था, जो खुद एक टाइगर था, और 5 तेंदुए पकड़े जाने के बाद डर गए थे। एक ही बार में टाइगर पिता ने तेजी से एक तेंदुए को भगा दिया और दूसरे की पीठ पर काट लिया। ये देखकर दूसरे तेंदुए रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, दहाड़ते हुए घबराकर भाग गए। टाइगर पिता हिचकिचाए, उनका आगे पीछा नहीं किया। टाइगर पिता ने पहले मेरे फर को सहलाया, फिर मुड़कर अपने छोटे भाई का माथा चाटा। ये साफ था कि वो मेरे बर्ताव से बहुत खुश थे। आखिर जैसा बाप वैसा बेटा। मेरी बहादुरी पर उन्हें बहुत गर्व हुआ था। फिर मैंने देखा कि टाइगर पिता तेंदुए की लाश लेकर इलाके के किनारे की तरफ बेतहाशा दौड़ रहे हैं और अपने फर से उस पर निशान बना रहे हैं, किसी भी घुसपैठिए के लिए एक मजबूत रोक। 1 दर्जन मिनट बाद टाइगर पिता घोड़े की चाल से लौटे। उनके साथ कई बाघ थे जिनकी गर्दनें कटी हुई थी। अब लूट का मजा लेने का समय था। टाइगर पिता ने खाने के लिए एक मोटा ऊंट चुना, जबकि मैंने और मेरे छोटे भाई ने खाने के लिए एक छोटा ऊंट चुना। डूबते सूरज की रोशनी में पिता और उनके 2 बेटों की परछाई फैली हुई थी, जो एक ताकतवर और जवान साइबेरियन टाइगर परिवार के आने का इशारा कर रही थी। आज 5 जवान तेंदुओं से हुई मुलाकात ने मुझे जंगल का कुदरती नियम और भी समझा दिया। ताकतवर राज करते हैं और कमजोर ताकतवर का शिकार होते हैं। मैं अब बेफिक्र जिंदगी जी सकता हूं। ये सब टाइगर डैड की सुरक्षा की वजह से है। लेकिन एक दिन मुझे उन्हें छोड़कर अकेले रहना होगा, इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी होगी। एक और रात बीत गई और टाइगर डैड हम भाइयों को इलाके में लगातार गश्त पर ले गए। जिन बॉर्डर लाइनों से हम गुजरे वो ज्यादा खराब नहीं थी, फिर भी मैंने इलाके के किनारे पर कब्जे के लगभग 20 निशान गिने। इस संख्या ने मुझे परेशान कर दिया। जरूर किसी पड़ोसी इलाके में कुछ हुआ था, जिससे उस इलाके में रहने वाले ये जीव कहीं और चले गए थे। आगे टाइगर डैड की मांद की दिशा थी। कई दिनों तक दूर रहने के बाद मुझे घर की याद आ रही थी, जैसे कोई दूर से लौटा हुआ भटकता हुआ। मांद में वापस आकर टाइगर डैड ने रास्ते में शिकार किया हुआ हिरन बाघिन के पास ले गए, फिर सद्भावना के तौर पर जमीन पर कुछ कपड़े बिछा दिए। मैं समझ गया कि टाइगर डैड ने अपने इलाके की सुरक्षा पक्की कर ली है। टाइगर मदर भी हमें हमारे असली घर की तरफ वापस ले जाने वाली थी, लेकिन टाइगर पिता के बिना मेरे भाई और मुझे खिलाने के लिए सिर्फ टाइगर मदर के शिकार पर निर्भर रहना शायद एक प्रॉब्लम होती। यहां तक कि सिर्फ खाने के लिए भी एक दिक्कत होती। अब समय आ गया था कि मैं खुद ही अपनी शिकार करने की स्किल्स को बेहतर बनाऊं। पिछली जिंदगी में मछली पकड़ने का शौकीन होने के नाते मैं चारा डालने की अहमियत जानता था। ये इलाका ज्यादातर जंगली सूअरों से भरा हुआ था, और इन मांसल बहुत सारे और कम समझदार जीवों से निपटने का सबसे आसान और असरदार तरीका चारा डालना था। मैंने लगभग 20 या 30 पाउंड जड़ वाली सब्जियां खोदी और उन्हें शिकार की जगह पर ढेर कर दिया। फिर झाड़ियों में लेट गया, चुपचाप जंगली सूअरों के आने का इंतजार करने लगा। पिछली जिंदगी में एक इंसान, इस जिंदगी में एक टाइगर, इंटेलिजेंस की ताकत का इस्तेमाल करना जानना, यही एक खतरनाक साइबेरियन टाइगर बनाता है। जल्द ही जंगली सूअरों का एक झुंड अपने लीडर के साथ सावधानी से चारे के पास पहुंचा। सूअरों ने बिना झिझक के लालच से खाना खा लिया। एक टारगेट पहचानने के बाद मैं तेजी से सूअर की तरफ बढ़ा, और जब मैं काफी पास पहुंच गया तो अचानक मैंने अपना घात लगा रखा था वहां से छलांग लगा दी। बड़े जंगली सूअर को नजरअंदाज करते हुए मैं लगातार 50 या 60 पाउंड वजन वाले सूअर का पीछा करता रहा। मुझे लगा कि मैं उससे आगे नहीं भाग सकता। सूअर में चालें चलनी शुरू कर दी। उसकी पहली चाल ने मुझे चौंका दिया और लगभग मेरा बैलेंस बिगड़ गया। जब तक मैंने संभला और फिर से तेजी पकड़ी, सूअर कुछ दूर भाग चुका था। आमतौर पर साइबेरियन टाइगर की आदतों के हिसाब से ऐसे शिकार को छोड़ देना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर एक रहस्यमयी एनर्जी के सहारे मैंने एनर्जी खर्च की परवाह नहीं की और तेजी से मैंने फिर से सूअर का पीछा किया। कई किलोमीटर तक दौड़ा और आखिरकार उसे काबू में कर लिया। जब मैं टाइगर की मांद में लौटा तो टाइगर के माता पिता और बच्चे पहले ही सो चुके थे। अगले दिन टाइगर मां हमें ले गई, जबकि टाइगर पिता हमें छोड़ने नहीं आया और मांद में ही रहा। उसके लिए ये उसकी लंबी टाइगर जिंदगी का बस एक छोटा सा हिस्सा था। लेकिन जैसे ही मैंने टाइगर मदर के इलाके में कदम रखा, कुछ बदल गया। अपनी तरह के गंदे पैरों के निशान बिखरे पड़े थे। एक टाइगरिन और उसके 3 बच्चे। टाइगर मदर जंगल में धीरे धीरे चल रही थी। उसकी सांसों से हल्की जलने वाली खुशबू आ रही थी। वो डरावनी लग रही थी। उसकी नजरें सिर्फ घुसपैठिए पर टिकी थीं। हालांकि दोनों टाइगर मदर थीं और उनके बच्चे थे, लेकिन उसे कोई दया या हमदर्दी नहीं हुई। अपनी मान से 1 दर्जन किलोमीटर दूर उसे फिर से घुसपैठिए के निशान मिले। उसके बाद एक बड़े टाइगर की लाश मिली। टाइगर मदर का दिल गुस्से से जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजनबी अचानक उसके घर में घुस आया हो, तबाही मचा दी हो और पीछे सड़ते हुए कचरे का ढेर छोड़ गया हो। टाइगर मदर चलते हुए गुस्से से दहाड़ रही थी। उसकी आवाज किसी शांत अधेड़ उम्र की औरत की तरह थी जो किसी को डांट रही हो। जैसे ही अंधेरा हुआ, टाइगर मदर ने दहाड़ना बंद कर दिया और आसपास के जंगल को चुपचाप देखने के लिए एक ऊंची जगह ढूंढ ली। वो जंगल से भागते जानवरों की आवाजें ध्यान से सुन रही थी। अचानक उसकी नजर उस तरफ गई और मुझे लगा कि मैंने एक हल्की सी गुर्राहट सुनी। 2 या 300 मीटर आगे नीचे जंगल में एक पतली सी बाघिन हमें घूर रही थी। एक पल के लिए उनकी आंखें मिली। मां बाघिन दहाड़ी और दूसरी बाघिन भी उतनी ही खूंखार थी।
जब दो बाघ मिलते हैं तो शुरू करने का समय नहीं होता, वे तुरंत भिड़ जाते हैं। दो आम घरेलू बिल्लियों की तरह लड़ते हुए उन्होंने एक दूसरे पर अपने पंजे मारे, एक दूसरे को नोचते हुए और जमीन पर लौटते हुए। हालांकि इस सीन में भालू बाघ की लड़ाई जैसी शान नहीं थी, लेकिन ये उतना ही खूनी और बेरहम था जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। माँ बाघिन और घुसपैठिए वाली बाघिन दोनों को चोटें आईं और घुसपैठिए साफ तौर पर नुकसान में था। आखिर माँ बाघिन की तुलना में घुसपैठिए काफी बड़ा था। अपनी पूरी कोशिश के बाद भी वो हार नहीं टाल सकी। बाघिन ने घुसपैठिए को एक पंजे से जमीन पर गिरा दिया और जोर से काट लिया। अपनी मां को गिरता देख उसके पीछे छिपे 3 बच्चे खुद को रोक नहीं पाए और अपनी मां के पास दौड़ पड़े। वे बच्चों जैसी दहाड़े मारने लगे, अपनी मां को डराने के लिए खूंखार दिखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शायद अपने बच्चों की हरकतों से हैरान होकर बाघिन जो आगे थी ने अपना हमला जारी नहीं रखा। सभी जीवों में भावनाएं होती हैं, खासकर एक बाघिन में जो एक मां भी है। थोड़ी देर बाद जमीन पर लेटी बाघिन में थोड़ी ताकत आई और वो अपने पंजों से खुद को सहारा देते हुए खड़ी होने की कोशिश करने लगी। अपने दुश्मन को खड़ा होते देख बाघिन ने मान लिया कि वो अभी भी आखिरी बार लड़ने के लिए तैयार है। उसकी आंखें, जो थोड़ी नर्म हो गई थीं, तुरंत तेज हो गईं और वो फिर से हमला करने के लिए तैयार थीं। हालांकि घुसपैठिए को विरोध के नतीजे का अंदाजा लग गया था। बाघिन की नज़र में वो असल में उसकी तरफ लेट गया। उसे देखते ही उसका चेहरा ढीला पड़ गया। क्योंकि दूसरे ने मरने वाले की इज्जत छोड़ दी थी, इसलिए वो दूसरे और उसके बच्चों को नहीं मारेगा, लेकिन उन्हें अपने इलाके से बाहर निकालना तो तय था। बाघिन मां दूसरे को अपना इलाका छोड़ते देखकर ही शांत हुई। आज के सीन ने उसे बहुत सावधान कर दिया था। ये बाघिन जिसने उसके इलाके में घुसपैठ की थी, अगर दूसरे बाघों से लड़ाई में उसे नहीं हारी तो जरूर किसी हादसे का शिकार हुई होगी और अपने बच्चों की रक्षा और देखभाल करने की काबिलियत खो बैठी होगी। एक अकेली खूंखार नर बाघिन अकेले 3 बच्चों को पाल रही हो, बाघिन मां की दया से भी शायद कुछ दिनों से ज्यादा नहीं टिकेगी। हर दिन इलाके की गश्त पर बाघिन मां के साथ जाने के अलावा मैं उसका इंतजार करता कि वो मेरा पेट भरने के लिए मीट लाए। अगर मैं इस सर्दी में बच गया तो अगले साल मुझे एक सच्चा बाघ माना जा सकता है। हर रात मैं चुपके से एक्सरसाइज करने निकल जाता, अपनी पिछली जिंदगी की रात और सुबह की रूटीन को फॉलो करता। इसके अलावा मैं अपनी मसल्स और एक्सप्लोसिव पावर को मजबूत करने के लिए और पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश करता था। रास्ते में हम अक्सर जंगल में कुछ खाते थे और हाँ, मैं अक्सर अपने छोटे भाई को भी अपने वर्कआउट के लिए साथ ले जाता था। तभी एक मजबूत बाघ का आकार धीरे धीरे माँ बाघिन के इलाके के किनारे से आया। वो पिता बाघ था। वो माँ बाघिन से मिलने के लिए अपने इलाके का किनारा पार करके आया था। जैसे ही पिता बाघ ने प्यार से मुझे छुआ, मैं उसकी छाती और पेट पर एक निशान देखकर हैरान रह गया, जो शायद किसी दूसरे नर बाघ का छोड़ा हुआ था। पिता बाघ ने बाद में बताया कि एक पड़ोसी बाघ डिझू को एक दूसरे बड़े नर साइबेरियन बाघ ने मार डाला था, जिसने उसके इलाके पर कब्जा कर लिया था, जिससे इतने सारे जीवों के पहले घबराकर भागने की वजह समझ में आती है। मुझे शक है कि माँ बाघिन के इलाके में घुसने के बाद शायद वहां खाना ढूंढ रही होगी, क्योंकि उसने अपना नर बाघिन और इलाका खो दिया था। पिता बाघ पहले ही नए आए साइबेरियन बाघ से लड़ चुका था और अब जैसे ही उसकी चोटें ठीक हुईं, वो दौड़ कर आया। उसे साफ तौर पर चिंता थी कि नर बाघ मुसीबत मोल लेने आएगा। आखिर माँ बाघिन कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, वो नर साइबेरियन बाघ का मुकाबला नहीं कर सकती थी। पिता बाघ हमें माँ बाघिन के इलाके में गश्त पर ले गया। उसे कई हिदायतें दी, जैसे कि अगर वो दूर हो और नया साइबेरियन बाघ उन्हें दिखे तो तुरंत भाग जाना। माँ बाघिन के इलाके के किनारे पहुंचकर पिता बाघ किनारे पर चला, लेकिन वो खतरनाक दुश्मन कहीं नहीं दिखा। हालांकि एक ढलान पार करने के बाद हमें जल्द ही एक लगभग सड़े हुए साइबेरियन बाघिन के बच्चे की लाश मिली। ऐसा लग रहा था कि ये उन बच्चों में से एक था जो पहले माँ बाघिन के इलाके में घुस आया था। एक ताकतवर साइबेरियन बाघिन के भी कमजोरी और लाचारी के पल आते हैं। एक बच्चे की मौत के बाद मादा साइबेरियन बाघिन और उसके बाकी बच्चे शायद बहुत बड़े खतरे में थे। पिता बाघ ने बदबू सहते हुए बच्चे की लाश से ज्यादा दूर नहीं देखा। अगले ही पल उसके सामने 2 किलोमीटर दूर जंगल में उतनी ही जोरदार आवाज गूंजी। वे एक दूसरे को घूरने लगे और पिता बाघ ने तुरंत चेतावनी भरी हंसी निकाली। नर बाघ के चेहरे पर माथे से नाक तक एक लंबा निशान था। पिता बाघ उसी परिवार से लग रहा था जिसने पहले इस नर बाघ से लड़ाई की थी। न जीत पाया न हारा। सामने वाले टेरिटोरियल बाघ ने अपने परिवार की तरफ देखा, फिर मुड़कर जंगल में गायब हो गया, न इंसान न बाघ वाला रवैया दिखाते हुए। इलाके के किनारे पर पेट्रोलिंग करने के बाद वापस आते समय माहौल थोड़ा भारी था, शायद पड़ोसी टेरिटोरियल बाघ के दबाव के कारण। पिता बाघ सोचने लगा, उस इलाके का असली टेरिटोरियल बाघ एक बूढ़ा साइबेरियन बाघ था जो उससे टकराने की उम्मीद नहीं करता था, एक जवान साइबेरियन बाघ। लेकिन अब जबकि इलाके का नया मालिक था तो माँ बाघ पर दबाव शायद और भी ज्यादा होगा। पिता बाघ को भी इससे बेहतर तरीका नहीं सूझा। आखिर चूंकि बाघ सीधे उनके इलाके में परेशानी खड़ी करने के लिए नहीं आया था, इसलिए हमला करने का कोई कारण नहीं था। हालांकि जैसे ही हम बाघ की मांद के पास पहुंच रहे थे, मुझे दूर घास पर कदमों की आवाज साफ सुनाई दी। मैंने आगे माता पिता बाघ की तरफ देखा। ऐसा लगा कि उन्होंने कुछ नहीं सुना है। मेरे दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। मुझे लगा कि मैं हाल ही में मुझे लगा कि मैं बहुत मजबूत हो गया हूं। मैं जाकर इसे वेरीफाई कर सकता हूं और अपने छोटे टाइगर भाई को भी साथ ला सकता हूं, क्योंकि हम लगभग मांद के पास थे और कोई खतरा नहीं था। बहुत हल्की आवाज का पीछा करते हुए मैं अपने छोटे टाइगर भाई को और पास ले गया। जब हम काफी पास आ गए तो मैंने अपने पैरों से धक्का दिया और उस घास पर झपटा जहां से आवाज आ रही थी। मुझे लगा कि मैंने अपने नीचे एक रोएदार शिकार पकड़ लिया है और वो काफी बड़ा था। नीचे देखने पर मैं अपना शिकार देखकर हैरान रह गया। एक छोटा हड्डियों वाला बाघ का बच्चा, वही जो कुछ दिन पहले अपनी मां के साथ हमारे इलाके में भटक गया था।
मुझे नहीं पता था कि वो हमारे इलाके में वापस कैसे आ गया, लेकिन छोटे बाघ ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके लिए ये बच्चा एक घुसपैठिया था और वो अपनी माँ की नकल करना चाहता था। बच्चे के फल के डंठल को काट रहा था। मैंने उसे तुरंत रोका। मेरे दिमाग में अचानक एक अजीब सा आइडिया आया। मैं छोटे बाघ को तब तक ले गया जब तक हम बच्चे की नज़रों से ओझल नहीं हो गए। कई सौ मीटर पीछे चट्टानों से बनी एक गुफा में एक और सफेद बाघ का बच्चा लेटा था और उसके बगल में उसकी मरी हुई माँ लेटी थी। 2 हफ्ते से भी कम समय में कभी जानवरों के राजा रहे बाघ के बच्चे इस हालत में आ गए थे। आसपास के जंगल को देखते हुए मैंने एक बड़ा फैसला किया। मैं इन 2 घुसपैठिए बच्चों को स्पॉन्सर करूंगा। आखिर भले ही मेरे पास टाइगर का शरीर है, मेरी आत्मा तो आखिर में इंसान ही है। टाइगर मॉम के पकड़े जाने के बाद वे बचेंगे या मारे जाएंगे, ये किस्मत पर निर्भर है। टाइगर ब्रदर मेरी हरकतों से डर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, अपने माता पिता को घुसपैठियों के बारे में बताए या नहीं। हालांकि टाइगर स्कूल लौटने के बाद टाइगर ब्रदर ने अपने माता पिता से बात नहीं की। इसके बजाय उसने एक कोना ढूंढा और अकेले में उदास हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके बड़े भाई ने घुसपैठियों की मदद क्यों की। टाइगर डैड सुबह होते ही वापस जाने के लिए तैयार हो गए। आखिर उनका अपना इलाका था और उन्हें डर था कि अगर वे ज्यादा देर बाहर रहे तो कुछ हो सकता है। अगले कुछ दिनों में मैंने लगातार प्रैक्टिस की और धीरे धीरे मैं अपने अंदर की रहस्यमयी एनर्जी के साथ मिलकर कुछ बड़े जीवों का अकेले ही सफलतापूर्वक शिकार करने में भी कामयाब हो गया। इसके अलावा मैं अक्सर कुछ जंगली पहाड़ी सब्जियां खाता था और मेरा शरीर मजबूत होने लगा। मुझे लगा कि शिकार और जिंदा रहने के मामले में मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। मेरे पास इंसानों जैसी समझ और सोचने का तरीका है, साथ ही साइबेरियन टाइगर जैसा सुपर शरीर भी है। अगर मैं दोनों को मिला दूं तो इंसानी समझ, ताकत और खूंखारपन वाला एक साइबेरियन टाइगर इस पहाड़ी जंगल की चोटी पर खड़ा हो सकता है। इस दौरान जब भी मुझे मौका मिलता, मैं चुपके से उन 2 घुसपैठिए बच्चों को खाना खिला देता था, जिसमें से कुछ उसने खुद पकड़ा था। लेकिन मुझे जो बात परेशान करती थी वो ये थी कि शिकार करने का हुनर माँ से बेटे को मिलता है और इन दोनों बच्चों को आखिरकार शिकार करने का हुनर सीखना ही होगा। इसलिए ऐसा लगा कि ये काम भी मुझे ही करना होगा। हाल ही में शिकार की ट्रेनिंग और 2 अनाथ बच्चों को खाना खिलाना मेरी रोज की जिंदगी में शामिल हो गया। कुछ समय की ट्रेनिंग और शिकार का अनुभव जमा करने के बाद मेरे स्वभाव में एक बड़ा बदलाव आया और मेरा शरीर अब लगभग माँ टाइगर जितना बड़ा हो गया था। ठीक इसी वजह से मुझे अपने साथ हो रहे गलत बर्ताव ज्यादा साफ दिखने लगा। न सिर्फ माँ टाइगर मेरे लिए हर बार कम खाना लाती थी, बल्कि शिकार करते समय मुझे कभी कभी डांट भी पड़ती थी। कभी कभी तो मैं चेतावनी के तौर पर 2 जोरदार दहाड़ भी निकालता था। मैं समझ गया कि टाइगर की माँ मेरे साथ एक बड़े बच्चे जैसा बर्ताव करने लगी थी। आखिर जैसे जैसे टाइगर बड़ा होता है, उसकी इलाके पर कब्जा करने की आदत धीरे धीरे मजबूत होती जाती है और उसकी भूख में अचानक बढ़ोतरी ने टाइगर की माँ को खतरा महसूस करवाया था। हालांकि मैं अपनी माँ को छोड़कर अकेले रहने के लिए अभी बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मुझ में पहले से ही इलाके और चीज़ों के लिए उनसे मुकाबला करने की आदत है। इसलिए मेरी माँ का मेरे प्रति रवैया और खराब होता जा रहा है। शायद इस सर्दी के बाद वो मुझे बेरहमी से भगा देगी। ये कुदरती नियम है जिसे साइबेरियन टाइगर लाखों सालों से अपने जिंदा रहने के लिए बनाए हुए हैं। अगर मैं अपने पिता के इलाके में शिकार करने भी जाता हूं तो मुझे पहले उनकी मंजूरी और रिहाई चाहिए, नहीं तो मैं एक घुसपैठिया हूं और अगर मैं अपना बेटा भी हूं तो भी मेरे पिता मुझ पर कभी रहम नहीं करेंगे। मेरे पिता से हमसे मिलने का समय तेजी से आ रहा है और मैं इस बार इस बारे में उनसे बात करने का प्लान कर रहा हूं। आखिर मेरी माँ के इलाके में बहुत कम छोटे शिकार बचे हैं, इसलिए जब भी मैं अकेले शिकार करने जाता हूं तो हमेशा टाइगर की मान से 30 किलोमीटर दूर जाता हूं। अचानक खतरा आ गया। जैसे ही मैं एक मूस की लाश को घसीटते हुए वापस आ रहा था, रास्ते में बिखरे खून की महक हवा में फैल गई। एक बड़ा काला भालू जिसकी महक से खिंचा चला आया मेरे पीछे भागा और इत्तेफाक से ये वही था जिसे मेरे पापा ने पीटा था। ये ऐसी चीज नहीं है जिससे मैं अभी पंगा ले सकता, लेकिन जिस खाने को मैंने घंटों तक ढूंढा था उसे देखकर मैं सच में उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता था। जैसे ही काला भालू पास आया, मैंने जल्दी से अपना शिकार छोड़ दिया और जिस तरफ से भालू आ रहा था उस तरफ दहाड़ा। शायद वो मेरी बाघ जैसी दहाड़ से डर गया था और मेरे साइज के साथ जो एक बड़े बाघ के करीब है, काला भालू सच में वहीं रुक गया। लेकिन मैंने एक बहुत बड़ी गलती की। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के काले भालू को अपने पीछे आने दिया। उसे डराने की कोशिश करते हुए मैं अपने शिकार को मुंह में दबाए चलता रहा। इससे भालू की जिज्ञासा बढ़ गई। आखिर साइबेरियन टाइगर काले भालू से बहुत कम डरते हैं, खासकर जब वे अपने इलाके में शिकार करते हैं। ये देखकर भालू ने अंदाजा लगाया कि उसके सामने वाला साइबेरियन टाइगर थोड़ा डरा हुआ था, शायद एक जवान आदमी। इतने बड़े शिकार का सामना करते हुए भालू आखिरकार उसके पास आ गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा और ठिठक गया। किसी वजह से भालू, जो कुछ देर पहले डरा हुआ था, खड़ा हो गया और मुझ पर चिल्लाया, एक साफ उकसावा। मैंने अपने शिकार को छोड़ दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के वापस दहाड़ा, एक ऐसा इशारा जिसने प्लाजा के भविष्य को खतरे में डाल दिया। लेकिन इससे भालू का शक और पक्का हो गया कि मैं एक जवान, कम अनुभवी साइबेरियन टाइगर हूं। उसके लिए ये एक सुनहरा मौका था और मैं निडर था। जैसे ही मैंने काले भालू पर झपट्टा मारा, मेरी मांसपेशियों ने तुरंत जबरदस्त ताकत दिखाई। हालांकि मैं उसका पेट काटने में कामयाब रहा, लेकिन मैंने उसके पंजे से भी वार किया। मुझे चोट नहीं लगी, लेकिन दर्द ने भालू की नसों को और उत्तेजित कर दिया, जिससे उसकी लड़ने की आदत खुल गई। मैं लगातार बचता रहा, अपने फायदों का इस्तेमाल करके जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा। लेकिन इस काले जीव का डिफेंस बहुत ज्यादा था। अपनी चोटों को नजरअंदाज करते हुए मैंने भालू पर वार करना शुरू कर दिया।
मेरे अंदर की रहस्यमयी एनर्जी मेरे अंदर उमड़ रही थी, हर हमले के साथ और मजबूत होती जा रही थी। भालू थोड़ा परेशान होकर थोड़ी देर के लिए अलग होने पर मुझे अपने पैर से मारने में भी कामयाब रहा। पहली बार मैं सिर्फ अपनी ताकत से जीता, और वो भी एक बड़े काले भालू के खिलाफ। ये कामयाबी नॉर्थ ईस्ट चीन के मेरी उम्र के किसी भी दूसरे भालू को सभी के लिए जलन का कारण बनाने के लिए काफी थी। मुझे अपने शिकार को एक समतल जगह पर खींचने में 2 घंटे से ज्यादा लगे। खाना फिर से भरने के बाद मुझे लगा कि मेरी एनर्जी का लेवल काफी बढ़ गया है। बचा हुआ खाना लेकर मैं 2 अकेले बाघ के बच्चों की तरफ बढ़ा। जब से माँ बाघिन मुझसे दूर होने लगी है, मैं 2 अनाथ बाघ के बच्चों को खिलाने में ज्यादा ध्यान देने लगा हूँ। 1-2 महीने बाद उन्होंने मेरे और मेरे छोटे भाई के लिए अपनी शुरुआती दुश्मनी खत्म कर दी। आखिर साइबेरियन बाघ समझदार जानवर होते हैं। अगर मैं इन दोनों बच्चों को काबू में कर लूं और उन्हें वफादार साथी बनने की ट्रेनिंग दे सकूं, तो भविष्य में मैं साइबेरियन बाघों के इतिहास की सबसे मजबूत शाही टीम बना सकता हूं। 4 बड़े साइबेरियन बाघों का सामना करते हुए सबसे मजबूत बाघिन को भी पहाड़ों में छिपना पड़ता। अपना खाना घसीटते हुए मैं उस गुफा में पहुंचा जहां दोनों बच्चे छुपे हुए थे। इस बार मैंने खाना नीचे रख दिया, लेकिन तुरंत नहीं गया। मैंने बच्चों को परखने का प्लान बनाया था। अगर वे दुश्मनी करते रहे तो शायद मैं उन्हें नहीं रखूंगा। मैंने जानबूझकर अपनी चोटों का फायदा उठाकर बस इसी पल के लिए मजाक किया। अगर दोनों बच्चे हमला भी करते तो मैं उनसे आसानी से निपट सकता था। जब दोनों बाघिन के बच्चों ने गुफा के दरवाजे पर खाना और पास में मेरा घायल शरीर देखा, तो वे तुरंत खाना छोड़कर मेरी ओर दौड़े और घबराकर गुर्राने लगे। अनाथ बच्चों में से एक मेरे जख्म चाट रहा था। 2 छोटे बच्चों की हरकतों को महसूस करके मुझे पता था कि मैं 2 एहसान फरामोश बाघों को खाना नहीं खिला रहा हूं। फिर मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन 2 अनाथ बच्चों को खाने की तरफ धकेलने का नाटक किया। 2 सीधे साधे और प्यारे बच्चों ने, जिन्होंने कभी दुनिया की मुश्किलें नहीं देखी थीं, देखा कि मैं अपनी गंभीर चोटों के बावजूद उनके बारे में सोच रहा था। उन्होंने तुरंत अपना सिर नीचे किया और मेरे फर में छिप गए, बहुत प्यार दिखाते हुए। उनका प्यार और भरोसा जीतकर और उनके बड़े होने तक उन्हें खिलाने का वादा करके मैं एक दिन नॉर्थ ईस्ट बना सकता था। सबसे ताकतवर बाघ बच्चों का आइडिया एक पॉसिबिलिटी बन गया। आखिरकार मैंने उन्हें बार बार खाने की तरफ धकेला, इससे पहले कि दोनों छोटे बच्चे अपने शिकार को नोच नोच कर खाने लगे। दोनों बच्चों को आसानी से पहचानने के लिए मैंने उनका नाम टाइगर बिग और टाइगर 2 रखा। अब मौत से लड़ते हुए भी मैं सिर्फ काले भालू को घायल कर सकता था। मैं उसे एक बड़े साइबेरियन बाघ की तरह नहीं मार सकता था। इसका मतलब था कि बड़े शिकारियों के अलावा मैं न्यूट्रल शिकारियों जैसे तेंदुए से भी सीधे सामना कर सकता था। तभी टाइगर 2 अपने मुंह में मांस का एक टुकड़ा लेकर दौड़ा। टाइगर बिग और टाइगर 2 की नज़र टाइगर 2 की तरफ हालांकि बिल्कुल दुश्मनी वाली नहीं थी, लेकिन खास प्यार वाली भी नहीं थी। मैंने तुरंत बच्चों को जाने देने का फैसला किया। चलो इन्हें एक साथ ट्रेन करते हैं और भविष्य में होने वाले झगड़ों को रोकने के लिए टीम स्पिरिट भी बनाते हैं। मैंने तीनों छोटे बच्चों को पहाड़ों में एक सुनसान घाटी में बुलाया और उनका पहला फॉर्मल ट्रेनिंग सेशन शुरू किया, जो रात होने तक चला जब तक वे रोते हुए गिर नहीं गए। हालांकि मैंने इस दौरान टाइगर माँ के द्वारा दिया हुआ खाना खाना बंद कर दिया था, फिर भी मैं हर कुछ दिनों में टाइगर की मांद में जाकर उसकी हरकतों पर नजर रखता था, कहीं उसे दोनों टाइगर के छिपने की जगह का पता न चल जाए। साथ ही मैं टाइगर माँ के शिकार पर जाने पर उसके अनुभव से सीखने के लिए उसका पीछा भी करता था। जैसे जैसे मौसम धीरे धीरे ठंडा होता गया, शिकार किए जा सकने वाले जानवर कम होते गए। एक समय ऐसा भी था जब टाइगर माँ और मेरी दोनों की नज़र एक ही शिकार पर थी। आखिर में मैंने हार मान ली। आखिर टाइगर माँ ही इस इलाके की रानी थी। सोचने के बाद मैंने शिकार करने के लिए टाइगर पिता के इलाके में घुसने का रिस्क लेने का फैसला किया। जाने से पहले मैंने छोटे टाइगर को बताया, हमें 2 टाइगर भाइयों टाइगर बिग और टाइगर 2 को बचाना होगा, नहीं तो साइबेरियन टाइगर की रेपुटेशन को देखते हुए अगर उनकी मां को उनके होने का पता चल जाता तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें जरूर मार देती। आधे महीने तक इधर उधर भागने के बाद हम आखिरकार टाइगर डैड के इलाके में पहुंच गए। जैसा कि मुझे शक था, टाइगर डैड के इलाके में बहुत सारे रिसोर्स थे। जंगली सुअर और यहाँ तक कि हिरण जैसे कुछ शाकाहारी जानवर भी अक्सर देखे जाते थे। 2 घंटे से ज्यादा समय बिताने के बाद हमने आखिरकार जंगली सुअरों के एक झुंड पर घात लगाकर हमला किया, बिना किसी खास स्किल के। ये बस ताकत का एक झोंका था। अब मेरी जबरदस्त ताकत किसी भी जंगली सुअर को पूरी तरह से कुचल सकती थी। मैंने 2 सुअरों में से एक को खा लिया और दूसरे को जानबूझकर टाइगर डैडी के लिए एक तोहफे के तौर पर छोड़ दिया, उनके इलाके में बिना इजाजत घुसने का तोहफा। जैसे ही अंधेरा हुआ, मैं उस जंगल में घुस गया जहां टाइगर डैडी की गुफा थी। पास पहुंचने से पहले ही मुझे आसपास की झाड़ियों में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वहां बहुत शांति थी। मैंने आगे घाटी की ओर जोर से टाइगर की दहाड़ लगाई। इसके तुरंत बाद झाड़ियों में छिपे टाइगर डैडी ने धीरे धीरे खुद को दिखाया। मुझे लगा कि अगर मैं जल्दबाजी में अंदर घुसा तो शायद उसे मार पड़ेगी। आखिर मैं अब एक टाइगर हूं और मैं पहले से ही टाइगर डैडी के लिए एक तरह का खतरा हूं। शायद ये महक थी। जानी पहचानी महक ने टाइगर पिता को हैरान कर दिया। 1-2 महीने बाद बच्चा लगभग बड़े साइज का हो गया था। सबसे समझदार पिता भी कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो जाता। मैंने उसकी आंखों में घबराहट साफ देखी और आह भरी। मैंने धीरे से अपना सिर नीचे किया और पीछे हट गया। अपने साथ लाए जंगली सुअर को दे दिया, ये दिखाते हुए कि मेरा कोई और इरादा नहीं था। टाइगर पिता आगे बढ़ा, मेरे शिकार को दिखाते हुए। उसकी आंखें शिकार और मेरे बीच इधर उधर घूम रही थी।
मैंने सब्र से इंतजार किया, जल्दी नहीं थी। आखिर ये कोई अजीब बात नहीं थी कि बेटा पिता हो और साइबेरियन टाइगर्स के बीच राजा बनकर इलाके पर दावा करे। लगभग 1 घंटे तक चले टकराव के बाद टाइगर पिता ने आखिरकार अपना फैसला कर लिया। वो कुछ कदम आगे बढ़ा, मेरे फर को सहलाया, धीमी आवाज में गुर्राया और फिर मुड़कर मेरे साथ लाए जंगली सुअर को लेकर चला गया। हालांकि अब उनका मेरे प्रति पहले जैसा प्यार भरा रवैया नहीं रहा, फिर भी उन्होंने मुझे कुछ समय के लिए अपने इलाके में रहने दिया। उनका रिएक्शन उम्मीद के मुताबिक और अनएक्सपेक्टेड दोनों था। मैंने सोचा था कि मुझे बेरहमी से भगा दिया जाएगा या सजा दी जाएगी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ छूट दी और उनका बर्ताव इतना सीधा नहीं था। शायद इस समझौते में मेरे लिए पिता के प्यार का उनका आखिरी काम था, लेकिन मुझे पता था कि मजबूत बनना निश्चित रूप से सही काम है और भले ही इसका मतलब अपने माता पिता से अलग होना हो, मुझे इसका कभी अफसोस नहीं होगा। मैं अपने पिता के इलाके से लड़खड़ाते हुए गुजरा। उस पल मुझे अकेलापन महसूस हुआ। शायद हर साइबेरियन टाइगर ने ऐसे पल महसूस किए होंगे। मेरे माता पिता की मदद के बिना मेरी दुनिया बहुत बड़ी होती। अपने पिता की इजाज़त मिलने के बाद मुझे भरोसा था कि सर्दी आने पर मैं भूखा नहीं मरूंगा। अपना मकसद पूरा करने के बाद मैंने वापस जाने का फैसला किया। मैं थोड़ी दूर आगे एक खुली जगह पर चला गया। अचानक एक तेंदुए की लाश दिखाई दी। बेचैनी की एक तेज भावना ने मुझे तुरंत मुड़कर दूसरी दिशा में भागने पर मजबूर कर दिया। हालांकि मुझे अपने आसपास का होश नहीं था, फिर भी मैंने अपने मन की सुनी और तेजी से उस ओवरलैपिंग एरिया को पार करते हुए टाइगर मदर के इलाके में घुस गया। जैसे ही मैंने राहत की सांस ली, मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ गई। एक भालू बाघ मुझे बेपरवाह नजरों से घूर रहा था। मैंने जबरदस्ती अपने शरीर में होने वाली कांपने की आवाज को रोका। वो भालू बाघ मेरे निशानों पर नजर रख रहा था। मुझ पर डर की एक लहर छा गई। अगर मैं जरा भी धीमा होता तो अब तक मैं एक लाश बन चुका होता। भालू की मौत जैसी बेपरवाही का सामना करते हुए मैं पीछे नहीं हटा, बल्कि उसके सामने खड़ा रहा, उसी नजर से जवाब दिया। मैंने चुपचाप इस खतरे को याद किया और बड़ा होने पर इसका बदला लेने की कसम खाई। लेकिन अचानक मेरे दिल में एक बेचैनी उठी जो अभी अभी शांत हुई थी। फिर जंगल में एक गुस्से वाली चीख गूंजी जो सीधे उस जगह की ओर बढ़ रही थी जहां 2 अनाथ टाइगर के बच्चे टाइगर 1 और टाइगर 2 छिपे हुए थे। धत तेरी की! मैंने चौंक कर सोचा और फिर पूरी तेजी से गुफा की ओर भागा। उस पल गुफा के सामने की जमीन कांपी, मेरा रास्ता रोक दिया, क्योंकि माँ बाघिन अपने रोए खड़े करके खड़ी थी। माँ बाघिन कितना भी दहाड़े, छोटा भाई आगे खड़ा रहा, हिलने से मना कर दिया। मेरी आखिरी सलाह याद करके उस छोटे भाई ने पहली बार अपनी माँ पर दहाड़ा। माँ बाघिन उसकी धीमी दहाड़ से हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बच्चा इस तरह बर्ताव करेगा। उसके लिए ये बहुत शर्म की बात थी। अपने बेटे के बार बार रोकने से गुस्सा होकर उसने अपना जोरदार पंजा उठाया और 10 मीटर दूर छोटे भाई को थप्पड़ मार दिया। फिर माँ बाघिन एक एक करके बड़े भाई और छोटे भाइयों के पास पहुंची। हालांकि मैं ठीक समय पर पहुंचा। माँ बाघिन के सामने खड़ा होकर मैंने तुरंत चेतावनी देते हुए दहाड़ा। मैं अपनी माँ से तब तक नहीं लड़ना चाहता था जब तक बहुत जरूरी ना हो। हालांकि बाघिन माँ ने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और मेरे कंधे पर काटने के लिए अपना मुंह खोल दिया। बाघिन माँ के हमले का सामना करते हुए मैंने विरोध नहीं किया। शायद खून की गंध से उत्तेजित होकर बाघिन माँ का शुरू का गुस्से वाला भाव धीरे धीरे नरम पड़ गया। आखिर बाघ भी अपने बच्चों को नहीं खाते। वो अब भी अपने परिवार के आखिरी निशान को संभाल कर रखती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका बेटा घुसपैठियों के बच्चों की मदद क्यों करेगा। बाघिन माँ के हाव भाव बदलते रहे और आखिरकार उसने कोई फैसला कर लिया। उसने आखिरी विदाई के तौर पर जोर से बाघिन की दहाड़ लगाई, फिर बिना पीछे देखे चली गई। छोटे बाघ को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और वो बाघिन माँ के पीछे भागा, लेकिन उसने उसे फिर से लात मारकर भगा दिया। ये सीन देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे और मेरे भाई को हमारी माँ ने बेरहमी से भगा दिया था। हालांकि मैंने सोचा था कि एक दिन मेरे माता पिता मुझे भगा देंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। लेकिन भविष्य के प्लान के लिए मुझे 2 बच्चों टाइगर बिग और टाइगर लिटिल की रक्षा करनी थी। अगर वो इस सर्दी में जिंदा रह गए तो मैं इस जंगल का भविष्य का पक्का राजा बनूंगा। वो अब यहाँ और नहीं रह सकते थे। हमें जल्द से जल्द एक सुरक्षित जगह ढूंढनी थी जो हमारे माता पिता के इलाके के पास हो, लेकिन दूसरे नर बाघ के इलाके से अलग भी हो। मुझे तीनों शावकों को एक टेम्पररी शेल्टर तक पहुंचाने में 2 घंटे लगे। ये पानी के स्रोत के पास था और एक नेचुरल चट्टान भी, शायद इसलिए कि वो अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ था। टाइगर लिटिल अभी भी कंफ्यूज लग रहा था, लेकिन मैं उसे दिलासा देने के लिए और आगे नहीं गया। हर साइबेरियन टाइगर का अपना रास्ता होता है, लेकिन मैं चाहता था कि मेरे छोटे भाई की जिंदगी अलग तरह की हो। अब मुझे 3 शावक पालने हैं और मुझे ये पक्का करना है कि वो हर दिन एक ठीक-ठाक वजन का शिकार करे। बाकी 3 शावकों को शिकार की टेक्निक सिखाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर आती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं तीनों शावकों के साथ निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही हम माँ टाइगर के इलाके के किनारे पहुंचे, जंगल से अचानक शोर मच गया। मैंने तीनों छोटे शावकों को घास में छिपने के लिए कहा और जल्द ही ग्रे भेड़ियों का एक झुंड आ गया, जिनमें लगभग 20 बड़े और छोटे थे। हालांकि वे बड़े नहीं थे, लेकिन उनकी संख्या काफी थी। हमें नहीं पता था कि वे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के लिए हमने इंतजार करने का फैसला किया। हालांकि प्लान हमेशा उम्मीद के मुताबिक नहीं होते। 2 या 3 भेड़िए अनजाने में हमारे छिपने की जगह की ओर बढ़ रहे थे। शायद झुंड वहां आराम करने का प्लान बना रहा था।
शिकारी होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से किसी भी संभावित घात लगाने वाली जगहों को देखना चाहते थे। मैंने बच्चों को जितना हो सके शांत रहने का इशारा किया। चारों ओर देखते हुए मेरे मन में एक इमरजेंसी प्लान था। अगर हमें पकड़ लिया जाता तो बच्चे चढ़ने के लिए एक ऊंचा पेड़ ढूंढ सकते थे। पीछे से कोई खतरा नहीं होगा। 1 दर्जन बड़े ग्रे भेड़ियों का सामना करने पर भी मुझे डर नहीं लगा। कई भेड़िए आगे बढ़े। कुछ कदम चलने के बाद वे अचानक रुक गए, जैसे उन्हें कोई ऐसी खुशबू आ गई हो जिससे वे डर गए हों। उनके हाथ पैर बेकाबू होकर कांपने लगे। ये देखकर मुझे पता था कि मैं अब और नहीं छिप सकता। इससे पहले कि ग्रे भेड़िए अपने साथियों को चेतावनी देने के लिए दहाड़ते, मैंने पहला हमला किया। चूंकि मुझे पकड़ लिया गया था, एक साइबेरियन टाइगर होने के नाते मुझे पहल करनी थी। ग्रे भेड़ियों ने तुरंत कई बार दहाड़े मारी, फिर जल्दी से खुद को बचाने के लिए इकट्ठा हो गए। अपनी संख्या का फायदा उठाकर वे बार बार चेतावनी देते रहे, मुझे डराकर भगाने की कोशिश करते रहे। एक जोरदार गहरी टाइगर दहाड़ सुनाई दी और अल्फा वुल्फ के अलावा जो काफी शांत रहा, बाकी ग्रे भेड़िए घबरा गए। अल्फा वुल्फ ने अपने दांत दिखाते हुए पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखाया। बदकिस्मती से उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक साइबेरियन टाइगर हूं जिसमें इंसानी आत्मा है, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मैं झुंड में घुस गया, अपने पंजे के एक ही वार से अल्फा पर हमला कर दिया, जिससे वो उड़ गया। मैं रुक गया क्योंकि मैं भूरे भेड़ियों के झुंड से घिरा नहीं रहना चाहता था। ये देखकर भेड़ियों की हिम्मत नहीं हुई और वे और देर तक नहीं रुक सके। अपनी पूंछ पैरों के बीच दबाकर चारों तरफ भाग गए। पेड़ पर इंतजार कर रहे 3 छोटे भेड़िए तने से नीचे उतर आए। उनके लिए मैं एक बड़े साइबेरियन टाइगर से भी ज्यादा खतरनाक था। उनकी आंखें तारीफ से भरी थीं। मैंने धीरे से गुर्राया। मेरी नज़र जिस तरफ भूरे भेड़ियों का झुंड गया था, वहां जाते हुए मेरे अंदर अजीब तरह से एक मुश्किल का एहसास हुआ। इस नरक जैसी जगह पर आने के बाद से मैंने अपने आसपास शिकारियों और शिकार की बहुत ज्यादा मौजूदगी देखी थी। मैंने पहल करने का फैसला किया। अपने माता पिता की नकल करते हुए इस छोटे से इलाके में गश्त की और उन छोटे और मीडियम साइज के शिकारियों को भगाया जो खाने के लिए मुझसे मुकाबला कर रहे थे। मैं अपनी गुफा में वापस आया, थोड़ी देर के लिए लेट गया और अपनी एनर्जी फिर से भर ली। इस इलाके को देखते हुए जो अभी मेरा नहीं था, मेरे अंदर अभी भी कुछ करने की चाहत की लहर उठ रही थी। इस पल से मैं मरे हुए आदमी के तौर पर अपने आगे के रास्ते की नींव रखना शुरू करूंगा, जिसकी शुरुआत अपने छोटे से परिवार से होगी। अपने साथियों के साथ मैंने ऑफिशियली अपनी पेट्रोलिंग शुरू कर दी। हालांकि मेरा डर एक बड़े साइबेरियन टाइगर जितना नहीं था, आज मैंने उन हेड हंटर्स को भगाने और अपनी टाइगर जैसी ताकत दिखाने का पक्का इरादा कर लिया था। ऐसा करने से मेरे मम्मी पापा नाराज हो सकते हैं, लेकिन मुझे ज्यादा परवाह नहीं थी। आखिर इस सर्दी के बाद इस इलाके में मेरे लिए कोई जगह नहीं होगी। आज फिर से इलाके में पेट्रोलिंग करते हुए मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ जो मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। शायद मेरी टाइगर की दहाड़ बहुत तेज थी, क्योंकि इससे आखिरकार मेरे मम्मी पापा चौंक गए, जो दूर मेरे पापा के इलाके में अपने हनीमून पर थे। मेरे पापा समझ गए कि मैं क्या कर रहा हूं और अपनी नाराजगी निकालने के लिए टाइगर की दहाड़ लगाई। मैंने टाइगर डैड की चेतावनी को दिल पर ले लिया। आखिर मैं उनका बेटा हूं और जब तक मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा जो लाइन पार करे, वे मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे। इसके अलावा टाइगर डैड अभी अपने हनीमून पर हैं और उनके पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं है। अभी उनके लिए बच्चे पैदा करना सबसे जरूरी चीज है। जब टाइगर डैड ने चेतावनी के तौर पर दहाड़ लगाई तो मेरा भी मन किया कि मैं वापस जाऊं। उस पल मुझे समझ आया कि साइबेरियन टाइगर बड़े बच्चों के साथ घोंसला क्यों बनाते हैं। सच में बागी बच्चे। हालांकि मैं लगभग एक बड़े टाइगर के साइज का हूं, लेकिन हमेशा कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो डरते नहीं हैं। पास ही एक छोटी पहाड़ी पर 2 तेंदुए एक साथ बैठे थे, दूर से मुझे पेट्रोलिंग करते हुए देख रहे थे। थोड़ी देर उन्हें ध्यान से देखने के बाद मैंने अपने सामने वाले दोनों तेंदुओं को तुरंत पहचान लिया। पहले जब टाइगर डैड मुझे और मेरे छोटे भाई को इलाके में पेट्रोलिंग पर लेकर गए थे तो उन्होंने एक तेंदुए को मार डाला था। ये तेंदुआ हमारे सामने वाले भाइयों में से एक था। शायद पहाड़ों की मुश्किलों की वजह से उनका ऑरा बहुत ज्यादा कंट्रोल में आ गया था, या शायद टाइगर डैड की मौजूदगी से डरकर उन्होंने तुरंत मुझ पर हमला नहीं किया। हालांकि मैंने अपने परिवार के लिए उनकी नफरत को कम करके आका था। जैसे ही अंधेरा हुआ, मैं अपने 3 छोटे भाइयों को गुफा में वापस ले गया। 2 तेंदुए धीरे धीरे जंगल से निकले और मेरा रास्ता रोक लिया। मुझे नहीं पता कि इन 2 बचे हुए लोगों में मेरे बाघ की ताकत को चुनौती देने की हिम्मत कहां से आई। मैं इस उकसावे का फायदा उठाकर उन्हें एक मिसाल बनाऊंगा। बचे हुए दोनों तेंदुए मुझे पहचान गए। आखिरकार उनके बाघ पिता ने उनके भाइयों को मारा था, इसलिए उनके लिए मुझसे यानी उनके बच्चे से बदला लेना तो बनता ही था। मैंने अपने बाघ भाइयों को पीछे से बचाया और दूर खड़े 2 तेंदुओं पर ऐसे दहाड़ा जैसे कोई राजा किसी चुनौती का इंतजार कर रहा हो। हालांकि मैं आम बाघ के बच्चे से बहुत बड़ा था, फिर भी तेंदुए भाइयों ने मुझे गंभीरता से नहीं लिया। वे मेरे दोनों ओर एक साथ खड़े थे। लड़ाई होने वाली थी। आसपास के जंगल में कई बचे हुए देख रहे थे। इस लड़ाई में मुझे राजा बनने का अपना रास्ता पक्का करने के लिए तेंदुए भाइयों को जबरदस्त ताकत से हराना था। पहला कदम तेंदुए भाइयों का सामना करना था। घिरा हुआ मैंने पहला हमला किया। महीनों के जिंदा रहने के अनुभव के बाद तेंदुए भाई और भी ज्यादा तालमेल बिठाने लगे थे। जब मैं एक पर हमला करता तो दूसरा हमला कर देता। जब मुझे बचाव के लिए मुड़ना पड़ता तो दूसरा तेंदुआ भी दूसरी तरफ से उसी तरह हमला करता। मुझे अपने शरीर पर चर्बी की मोटी परत का डर नहीं था। एक तेंदुए के काटने से भी मेरी आंतें नहीं फटती, लेकिन अगर मैं किसी तेंदुए को काटने का मौका पकड़ता तो ये जानलेवा होता। इसलिए मैंने अपनी सारी एनर्जी अपने सामने वाले तेंदुए पर लगा दी। हालांकि मेरी अभी की स्पीड किसी तेंदुए के मुकाबले कुछ भी नहीं थी।
हर बार जब मैं तेंदुए को काटने ही वाला था तो वो चकमा दे देता, लेकिन मैंने जल्दी ही उसका मुकाबला करने का एक तरीका ढूंढ लिया। मैंने आगे वाले तेंदुए का लगातार पीछा करने का नाटक किया, बस एक दिखावा। जब पीछे वाला तेंदुआ हमला करने के लिए मेरे पास आया तो मैं अचानक मुड़ा और काट लिया। हालांकि तेंदुए की रीढ़ की हड्डी सख्त और कमजोर थी, लेकिन एक बड़ी मादा साइबेरियन बाघिन के काटने जितनी भयानक ताकत ने उसे तुरंत 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। दूसरा तेंदुआ अपने भाई के बुरी तरह गिरने से डरकर घबरा गया और भाग गया। उसके मन में लाल बालों वाला बाघ का बच्चा इतना खूंखार नहीं होना चाहिए। मेरे पीछे के 3 बच्चों की सुरक्षा के लिए मैंने पीछा करना जारी नहीं रखा। मुझे विश्वास है कि आज की लड़ाई उन देखने वालों को दिखा देगी, बाघों ने मेरी ताकत पहचान ली थी। अब बड़े साइबेरियन बाघों के अलावा किसी में भी मुझसे आमने सामने लड़ने की हिम्मत नहीं थी। इस छोटी सी बात को सुलझाने के बाद मैं अपने 3 छोटे बाघ बच्चों को अपनी गश्त पर ले गया। तभी मुझे हवा में एक जानी पहचानी खुशबू आई। दूर पहाड़ी की तरफ देखने पर पिता बाघ फिर से दिखाई दिया। इस बार उसने मुझ पर कोई आवाज नहीं की, बस उसकी गहरी शानदार आंखें मुझे दूर से देख रही थीं, जैसे कुछ बता रही हों, शायद पहचान रही हों। हालांकि जैसे ही मैं जंगल के किनारे पर था, माँ बाघिन के इलाके में घुसने ही वाला था, पास के जंगल से एक और भालू बाघिन की दहाड़ गूंजी। ये बिल्कुल अनजान थी। कुछ मिनट बाद जंगल की दूसरी तरफ से एक और भालू और बाघिन की दहाड़ सुनाई दी। एक दूसरा अनजान बड़ा भालू और बाघिन दिखाई दिया। मेरा दिल तनाव और बेचैनी से जोर से धड़कने लगा। तभी दूर से एक जानी पहचानी और भी गहरी बाघिन की दहाड़ गूंजी। जैसे किसी याद से मैंने आखिरकार राहत की सांस ली। टाइगर डैड, जो अपने जमाने में एक भालू और बाघिन थे, मेरे गवाह थे। बाहर के दूसरे भालू और बाघ उस इलाके में घुसने की हिम्मत नहीं करते थे जब तक कि टाइगर डैड लड़ाई हार न जाएं। लेकिन ये नामुमकिन था। साइज और ताकत के मामले में टाइगर डैड बड़े साइबेरियन बाघों के मौजूदा ग्रुप से मजबूती से ऊपर थे। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद मैंने इलाके के किनारे किनारे चलने का फैसला किया। पहले, माँ बाघिन के इलाके की सबसे बड़ी बाघिन होने के अधिकार का सम्मान करना। दूसरा, मैं नए आए बड़े भालू को देखना चाहता था। ये शायद एक जवान घूमता हुआ बड़ा भालू था जो इलाके पर कब्जा करने के लिए जगह ढूंढ रहा था, या शायद किसी मौजूदा इलाके के बाघ के इलाके के किनारे आकर उसे दहाड़ मारकर उकसा रहा था। अगर भालू जवाब नहीं देता या उम्र और कमजोरी के लक्षण दिखाता तो मैं मौके का फायदा उठाता। उस अनजान भालू को अपनी आंखों से देखने और उसकी ताकत का अंदाजा लगाने से मुझे भविष्य के लिए प्लान बनाने में मदद मिलती। मैं जितना आगे बढ़ता, मेरी बेचैनी उतनी ही बढ़ती जाती। एक बाघ का अंदाजा अक्सर बहुत सही होता है, इसलिए मैंने छोटे बाघ को बड़े बाघ के आगे चलने को कहा। टाइगर 2 और मैं दूसरी दिशा में आगे बढ़े, जबकि मैं उस दिशा में आगे बढ़ा जहां से बाघ की दहाड़ आई थी। सच में 2 किलोमीटर से भी कम चलने के बाद मैंने पेड़ों के बीच से फुर्तीला बड़ा साइबेरियन बाघ देखा। मेरे अंदर लड़ने की एक तेज इच्छा जाग उठी। शायद कुछ महसूस करते हुए साइबेरियन टाइगर ने मेरी तरफ सावधानी से देखा, यहां तक कि मेरे छिपने की जगह के पास से गुजरते हुए भी। हालांकि वो हाल ही में बड़ा हुआ था, लेकिन इस समय उसका वजन, ताकत और काटने की ताकत सब मुझसे कहीं गुना ज्यादा थी। अभी लड़ने के लिए दौड़ना साफ तौर पर बेवकूफ़ी होगी। अपनी लड़ने की इच्छा को दबाते हुए मैंने टाइगर को अंदर से देखा। मैं आगे निकल गया था और अगर मेरे पास बस 6 महीने और होते तो मैं इस जंगल में अजेय होता। उस समय मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरा लड़ने का जोश और मजबूत होता जा रहा था, जिससे मुझे इंसान जैसा महसूस नहीं हो रहा था। मेरी माँ टाइगर अंडे देते समय मेरे पिता के साथ हुए हादसे को लेकर परेशान थी, इसलिए मैं उसके इलाके में शिकार कर रहा था, जो मेरे और मेरे 3 बच्चों के गुजारे के लिए काफ़ी था। उस दिन जब मैं 3 बच्चों को शिकार करने की टेक्निक सिखा रहा था तो कुछ अजीब हुआ। जिस इलाके में 3 साइबेरियन टाइगर के इलाके एक दूसरे से मिलते थे, वहां जंगल में लहरों वाली दहाड़ें गूंज रही थीं। दहाड़ें गुस्से से भरी थीं, और मेरी तेज सुनने की शक्ति की वजह से मैंने दूसरी हल्की आवाज़ें भी सुनी। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि 2 भालू और बाघिन लड़ रहे हैं। मैं तुरंत अलर्ट हो गया और तेजी से दौड़ा। मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने ऐसा सीन पहले कभी नहीं देखा। इलाके के लिए लड़ाई। आज इस मजे में शामिल होने और अपनी सोच को बड़ा करने का सही मौका था। वो 10 किलोमीटर से ज्यादा भागा और एक ऊंची जगह से वो लड़ाई को साफ देख सकता था। टाइगर की डरावनी दहाड़ सुनकर पास के जंगल के जानवर भाग गए। उनमें से एक नया बड़ा साइबेरियन टाइगर था जिसे हमने पहले देखा था, और दूसरा पिता टाइगर नहीं था बल्कि एक बड़ा टाइगर था जो हमेशा उसके साथ पड़ोस के इलाके में शांति से रहता था। शायद इस भटकते हुए टाइगर ने पिता टाइगर को देखा था और तुलना करने और जज करने के बाद इस लोकल टाइगर को चुनौती देने का फैसला किया जो पिता टाइगर से कमजोर लग रहा था। दोनों बाघ इंसानों की तरह खड़े थे। उनके पिछले पैर उन्हें सहारा दे रहे थे और वे एक दूसरे के शरीर के ऊपरी हिस्से को अपने पंजों से खरोंच रहे थे। जल्द ही दोनों खून से लथपथ हो गए। बाद में सिर्फ पंजों से एक दूसरे को खरोंचना उनके शाही अंदाज को दिखाने के लिए काफी नहीं रहा। दोनों भालू और बाघों ने अपना जबरदस्त हमला फिर से शुरू कर दिया। उनके लड़ने का तरीका बेरहमी से भरा था। साइबेरियन बाघों में ये आमतौर पर सबसे क्रूर और खूंखार होता था। किसी भी तरफ से कभी सच में हार नहीं मानी या हार नहीं मानी। जैसे ही रात हुई, दोनों भालू और बाघ अपनी शुरुआती आपसी हमलों को झेलने के बाद अब एक भयानक लड़ाई में उलझ गए। जो भी पहले हार मानेगा और कमजोरी दिखाएगा उसे जानलेवा झटका लगेगा। वे ये भी जानते थे कि आसपास के जंगल शिकारियों से भरे हुए हैं और दूसरे की हार देखकर उनका दबदबा और मजबूत हो जाएगा। हालांकि दोनों घायल थे, किसी भी शिकारी ने उन्हें कम नहीं आंका। इसके बजाय उन्होंने हैरानी दिखाई। लगभग आधे घंटे के बाद इलाके का बाघ जोर नहीं झेल पाया और उसके अगले पैर में चोट लगने से और भी ज्यादा थोड़ा डगमगाया।
हालांकि उसने जल्दी ही खुद को सुधार लिया, लेकिन उसके दुश्मन ने मौके का फायदा उठाया। एक झपट्टा मारकर नए बने इलाके के बाघ को घुमक्कड़ ने पकड़ लिया। कोई सस्पेंस नहीं था। साइबेरियन बाघों में भी बाघ दूसरे बड़े साइबेरियन बाघ के काटने की ताकत का सामना नहीं कर सका। जीतने वाला सामने आ गया था और नया बना इलाका। मेरा हाथ एक बार फिर इस युवा साइबेरियन भालू बाघ पर पड़ा। इस हारे हुए साइबेरियन बाघ ने हारने वाले की किस्मत को साफ साफ दिखाया। इसलिए मैं चुपचाप लेटा रहा, ताकत जमा करता रहा। तब तक इंतजार करता रहा जब तक मैं राजा बनने के अपने रास्ते पर चलने के लिए काफी मजबूत ना हो जाऊं, अलग अलग इलाकों को चुनौती दूं और राजाओं का राजा बन जाऊं। मैं अपने पिता से भी ज्यादा मजबूत बनना चाहता हूं, बड़े जंगल पर राज करना चाहता हूं, इंसानों से सीखकर साइबेरियन बाघों का राजा बनना चाहता हूं, उन्हें एक एक करके हराना चाहता हूं, उन्हें इलाके देना चाहता हूं और उनसे अपने हुक्म मनवाना चाहता हूं। जैसे जैसे तीनों बच्चे बड़े होते हैं, उनकी भूख काफी बढ़ जाती है और मुझ पर शिकार करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। हम चारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मुझे जल्दी से अपना इलाका बनाना होगा। अपनी मां का इलाका छोड़ने के बाद मैं ज्यादा सावधान हो गया, क्योंकि मेरे पिता के अलावा इस इलाके में 2 और अनजान भालू बाघ हैं। उनसे मिलना पक्का जानलेवा होगा। और किस्मत में लिखा था, जैसे ही मुझे कुछ देर के लिए आराम करने की जगह मिली, पीछे जंगल से एक बड़े भालू बाघ के कदमों की आवाज आई। मुझे हैरानी हुई कि क्या ये बड़ा भालू बाघ वही है जिसे मेरे पिता ने पहले अंधा कर दिया था। मुझे लगा कि अंधे बाघ के कुछ और ही इरादे हैं। मैं तुरंत एक ऊंची जगह पर कूद गया और बाघ के इलाके की तरफ देखा। पक्का ये अंधा बाघ ही था, लेकिन उसका बर्ताव अजीब था। वो अपने मुंह में एक भालू बाघ का सिर लिए हुए था जो अभी तक सड़ा नहीं था, और वो पिता बाघ और नए इलाके वाले बाघ के इलाके के किनारे की तरफ बढ़ रहा था। मुझे न सिर्फ तसल्ली हुई बल्कि चिंता भी हुई। डर था कि मेरा पिछला अंदाजा धीरे धीरे सच हो रहा है। अगर ये भालू बाघ का सिर पिता बाघ के इलाके में आ गया तो नतीजे सोच से भी परे होंगे। उस पल मेरे मन में एक डरावना ख्याल आया। क्या ऐसा हो सकता है कि अंधा बाघ जानबूझकर ये परेशानी खड़ी कर रहा हो ताकि पिता बाघ और युवा भालू बाघ के बीच झगड़ा हो? भले ही पड़ोस का युवा भालू बाघ पिता बाघ को ना हरा पाए, फिर भी वो अपने युवा शरीर से उसे कुछ चोटें तो पहुंचा ही सकता था, और फिर अंधा बाघ उस पर हमला करने का मौका ढूंढ लेगा। इस अंदाजे से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी पिछली जिंदगी में जानवरों पर बनी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री देखी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एक साइबेरियन बाघ दूसरे बाघ को अपना शिकार बनाने की साजिश कर सकता है। अपने शक को पक्का करने के लिए मैंने चुपके से दूर से अंधे बाघ का पीछा किया। मैं बेबस होकर देखता रहा जब अंधा बाघ पिता बाघ के इलाके में घुसा। करीब 10 मिनट बाद वो बाहर नहीं निकला। भालू बाघ का सिर गायब था और शायद वो पिता बाघ के इलाके में जंगल में कहीं था। मैं सोच सकता था कि अगर गश्ती कर रहे पिता बाघ को यह पता चल गया तो आसपास के इलाकों के 2 बाघों के बीच झगड़ा जरूर शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं सीधे पिता टाइगर को नहीं बता सकता था कि अंधा टाइगर जिम्मेदार है। मैं उसके खिलाफ साजिश करते हुए नहीं देख सकता था। हालांकि जैसे ही मैं पिता टाइगर के इलाके में घुसने वाला था, एक गुस्सैल वाली टाइगर की आवाज सुनाई दी। धत तेरी की! वो आवाज साफ तौर पर टाइगर के पिता की थी। मैंने स्पीड बढ़ाई और पूरी स्पीड से भागा। हमें टाइगर डैड को पास के इलाके में जाने से रोकना होगा। उसे बिल्कुल भी तमीज नहीं है। इस गार्ड के साथ हमारे इलाके में घुसना ये एक हमला है। टाइगर किंग की शान को तोड़ा नहीं जा सकता। उन गुस्से भरी दहाड़ों से पता चल रहा था कि टाइगर डैड कितने गुस्से में थे। अगर मैं अभी जल्दबाजी में उनके पास गया तो मैं उनका पहला निशाना बन सकता हूं। आखिर हमारे बाप बेटे का रिश्ता पहले जैसा करीबी नहीं रहा। हमें टाइगर डैड और उस जवान भालू बाघ के बीच सीधी टक्कर से बचने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इससे भी ज्यादा मुझे उस अंधे बाघ की चालाकी और होशियारी ने हैरान किया। ये एक साइबेरियन बाघ के बस की बात नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे बाघ में भी मेरी तरह इंसानी रूह हो? इस समय टाइगर डैड एक बारूद के ढेर की तरह थे, जिसका फ्यूज अंधा बाघ था और आग पास के इलाके का जवान भालू बाघ था। टाइगर डैड पास के इलाके के किनारे की ओर खतरनाक तरीके से चले। वो गुस्से से भरे हुए थे। छोटा भालू बाघ अपने जंगल में गश्त कर रहा था, अपनी जगह बताने और घुसपैठियों को रोकने के लिए पेड़ों पर अपना यूरिन स्प्रे कर रहा था। लेकिन अगले ही पल एक डरावने बाघ की दहाड़ उसके इलाके में गूंज उठी। नया मालिक तुरंत अपना एक्साइटमेंट भूल गया। एक भालू बाघ उसके दरवाजे पर दस्तक देने आया था और खुलेआम दहाड़ मारकर उसे बुला रहा था। वो जिसने अभी अभी एक भालू बाघ को हराया था, ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था? बाघ पिता को लगातार दूसरे के इलाके में आते देख मैं बेचैन हो गया। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता था। जब बाघ पिता छोटे भालू बाघ के इलाके में घुसा तो मैंने बाकी सब बातों को नजरअंदाज करके पास के जंगल से बाघ की दहाड़ लगाई, जो माँ बाघ की दहाड़ की नकल थी। ऐसा लगा कि बाघ पिता ने दूर से ही इसे सुन लिया और दहाड़ से जवाब दिया। बाघ पिता को वहीं रुका हुआ देखकर मैंने राहत की सांस ली। मुश्किल मौकों पर बाघिन की तरफ से अच्छा कहना ही सबसे अच्छा हथियार था। बाघ पिता जो हैरान था, उसने देखा कि ये मैं ही हूं और उसकी शांत भावनाएं फिर से हिंसक हो गईं। लेकिन अचानक जब मैं बाघ पिता के पास दौड़ा, जैसे ही मुझे याद आने वाला था कि मैंने क्या देखा था, मैं बाघ पिता के अचानक थप्पड़ से चौंक गया। फिर एक बिना छुपे चेतावनी देने वाली बाघ की दहाड़ मेरी ओर आई। बाघ पिता गुस्से में था। मुझे लगता है कि यह बाघ माँ की दहाड़ की नकल करने की वजह से था कि मैं आगे बढ़ा और वापस दहाड़ कर बाघ पिता को आगे आने वाले खतरे का इशारा किया। लेकिन जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, सामने वाले जंगल की गहराई में माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। हालांकि मेरे और बाघ पिता के बीच कुछ दूरी थी, लेकिन ये एक पारिवारिक मामला था। जैसे ही युवा भालू बाघ पास आया, बाघ पिता ने फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे अपने पीछे छिपा लिया। दोनों भालू बाघ एक दूसरे को घूर रहे थे। उनकी पीली आंखों की खतरनाक रोशनी और तेज होती जा रही थी। मेरी नज़र जंगल में घूम रही थी। मेरा अंदर का एहसास मुझे बता रहा था कि अंधा बाघ, जो इस योजना का मास्टरमाइंड है, किसी कोने से देख रहा है। कुछ सेकंड बाद दोनों भालू बाघ एक साथ एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़े। बाघ पिता, जो लड़ाई के मैदान का अनुभवी था, जैसा कि उम्मीद थी, उसने अपने कमजोर पंजे से एकदम सही दूरी से थप्पड़ मारा। ठीक उसी समय जब छोटा भालू बाघ उस पर झपटा,
छोटे भालू बाघ ने पूरी थप्पड़ की ताकत झेली। उसकी आंखों में डर और बेचैनी की एक चमक थी। उसने अपना थोड़ा चक्करदार सिर हिलाया, अपनी पोजीशन ठीक की और एक बार फिर नए जोश के साथ बाघ पिता पर हमला किया। लेकिन पहली बार की तरह बाघ पिता ने अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए उसे फिर से थप्पड़ मारा। बाघ पिता की छोटे भालू बाघ के साथ नजदीकी ने उसे बहुत बेइज्जती महसूस कराई। उसके दोनों हमलों का एक दूसरे ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसके चेहरे पर एक थप्पड़ पड़ा जिससे उसे बहुत दर्द हुआ। छोटा भालू बाघ अब और बर्दाश्त नहीं कर सका, खतरनाक और गुस्से में दहाड़ने लगा। वो थोड़ी दूर आगे पीछे टहल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो हमला करने के लिए सबसे अच्छा एंगल और मौका ढूंढ रहा है। तभी मैंने 2 किलोमीटर दूर एक चट्टान पर अंधे बाघ की आकृति देखी जो चुपचाप सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि बाघ पिता और छोटे भालू बाघ की आंखें मिल गईं। वो बीच बचाव करना चाहता था, लेकिन उसे चिंता थी कि कहीं मामला और बिगड़ न जाए। बाघ पिता भी पीछे नहीं हट रहा था। वो हमला करने का मौका ढूंढ रहा था। उसका लड़ाई का अनुभव छोटे भालू बाघ से कहीं ज्यादा था, जो अभी नौसिखिया था। बाघ पिता आगे बढ़ा और छोटे बाघ पर झपटने का मौका पकड़ा। उसकी उछलती हुई आकृति एक काले बादल की तरह थी, जिसने तुरंत छोटे बाघ के सिर को ढक लिया। जब बाघ पिता ने उसे नीचे दबाया, उसके जबड़े में कसकर बंद थे। तभी छोटे बाघ को बाघ पिता का असली डर महसूस हुआ। उसकी आंखों में डर उसी पर लगभग सच हो गया था। पीछे मुड़कर देखता हूं तो अगर वो आज अपनी जान बचाकर भाग पाता तो शायद जिंदगी भर अपने पिता के इलाके में कभी कदम नहीं रखता। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद पिता बाघ के दांत युवा बाघ के शरीर से निकल गए और फिर उसने दूसरे के कान की तरफ एक जोरदार दहाड़ मारी। डराने का सबसे जबरदस्त तरीका। पिता बाघ ने भी हारने वाले को नहीं मारा। ऐसा लग रहा था कि ये मर्दों की लड़ाई में एक बिना कहे समझौता था। ग्लेव वाला बाघ बहुत पहले गायब हो गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जैसे ही पिता बाघ और मैं वहां से गए, वो चुपचाप फिर से आ गया। जमीन पर बचे हुए बाघ के खून को चाट रहा था। उसने इलाके का जायजा लिया और पाया कि जमीन पर बिखरा खून युवा बाघ का था। उसकी आमतौर पर शांत आंखों में नफरत की एक झलक दिखाई दी। उसने उस फर को सूंघा जो पिता बाघ ने अपने इलाके में छोड़ा था, और उसकी बची हुई आंख में नजर और ज्यादा ठंडी होती गई। 3 महीने तेजी से बीत गए। इस दौरान छोटा बाघ कभी कभी अपने इलाके के किनारे पर आता और जल्दी से अपने पेशाब से उसे मार्क करता। ये छोटा भालू बाघ अभी भी चुपके से अपने इलाके के किनारे पर आता है और अपना पेशाब स्प्रे करता है। अब उसकी गंध काफी तेज है, जो अजीब है। अगर भालू बाघ अब अपने इलाके को पेशाब से मार्क नहीं करता है तो सिर्फ एक ही संभावना है। अचानक इस विचार ने मुझे चौंका दिया, खासकर ये देखते हुए कि पहले एक आंख वाले बाघ ने क्या किया था, जिससे मेरी बेचैनी और बढ़ गई थी। इस खोज के बाद मैं सावधानी से इलाके में और अंदर गया। कई दर्जन किलोमीटर के दायरे में मैंने 2 या 3 अलग अलग जगहों को सूंघा जहां इलाके के निशान होने चाहिए थे, लेकिन वे सभी गायब हो गए थे। जरूर कुछ अनजान हुआ होगा, इसलिए मैंने छोटे बाघ के इलाके के बीच की जांच करने का फैसला किया। हालांकि मैंने जो देखा उसने मेरी समझ को चकनाचूर कर दिया। जैसे ही मैं छोटे बाघ की मांद के पास पहुंचा, मैंने रास्ते में कई जानवरों की लाशें देखीं। हालांकि साइबेरियन बाघ के इलाके में जानवरों की लाशें कोई अजीब बात नहीं थी, लेकिन उनकी इतनी ज्यादा संख्या देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सभी जानवरों का कत्लेआम था, बिना सोचे समझे। मैं जल्दी से एक ऊंची चट्टान पर चढ़ा और आसपास देखा। 1-2 किलोमीटर के अंदर सैकड़ों जानवरों की लाशें थीं। हर लाश को ध्यान से देखने पर मुझे पता चला कि ज्यादातर जानवरों को गले पर एक ही बार में जानलेवा काटने से मारा गया था। जंगली सुअर जैसे मीडियम से बड़े जानवरों की भी सर्वाइकल वर्टिब्रा टूट गई थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि इन जानवरों के शरीर खोखले लग रहे थे, सिर्फ फर और हड्डियां बची थीं। अभी के मौसम और जानवरों की लाशों के सड़ने की हालत को देखते हुए इन जानवरों को पिछले 2 हफ्ते के अंदर मारा गया होगा। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि इतनी बड़ी घटना हुई और न सिर्फ मुझे, जो इलाके के किनारे पर रहता था, कुछ गड़बड़ नहीं लगी, बल्कि मेरे अनुभवी माता पिता भी कुछ अजीब नहीं देख पाए। अपनी जांच पड़ताल में मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस हुआ। आसपास के पहाड़ और जंगल एक बहुत बड़े जानवर की तरह थे। इस इलाके को देखते हुए माहौल बहुत शांत था। जंगल के पक्षी भी यहाँ रुकना नहीं चाहते थे। बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर में मैं धीरे धीरे टाइगर की मांद के पास पहुंचा। मांद से 2 या 300 मीटर के अंदर मुझे हवा में एक अजीब सी महक आई। एक जवान टाइगर की जानी पहचानी महक थी, दूसरे टाइगर की एक अजीब महक थी और खून की बहुत तेज तीखी महक थी। मैं आगे अंधेरे में चला गया, जहां एक हल्की रोशनी दिखाई दी। मैंने बाघ की मांद का सीन साफ देखा। एक मनमोहक फूल जिसके सिरे पर से खून की बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। एक छोटा सा लाल फल बहुत ही मनमोहक खुशबू दे रहा था। फिर भी यही मुझे असली डर लगा। यहीं पर इस पौधे ने जड़ें जमाई थीं। अनगिनत जड़ें उस जवान बाघ के मांस और हड्डियों में धसी हुई थीं, तड़प रही थीं और पोषक तत्व ऊपर की ओर खींच रही थीं। जो मैंने देखा वो बहुत अजीब था, मेरी समझ से भी परे था। एक झटके में मैंने फिर से वही मनमोहक खुशबू सूंघी और अनजाने में एक कदम आगे बढ़ा दिया। फिर मेरे सामने सब कुछ बदल गया। ऊंची इमारतें, चकाचौंध करने वाली रोशनियां, ऐसे सीन जिन्हें मैं बाघ के रूप में अपने दूसरे जन्म के बाद से लगभग भूल ही गया था, फिर से सामने आ गए। मैंने अपने शरीर की ओर देखा। मेरे कभी मोटे बाघ के पंजे अब 5 इंसानी उंगलियों में बदल गए थे। अचानक मुझे शांति और अपनेपन का एहसास हुआ। मैं आगे बढ़कर उनका अभिवादन करना चाहता था, पूछना चाहता था कि क्या वे एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन अचानक मेरे मन में एक बेचैनी कौन थी, जिसने मुझे वहीं रोक दिया। फिर मुझे एक तेज दर्द महसूस हुआ। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मेरे सामने का सीन नहीं बदला था। मेरा शरीर अभी भी एक साइबेरियन टाइगर का था, यहां तक कि मेरे पंजे भी नहीं बदले थे, और वो लाल पौधा मेरे शरीर में जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा था। अब वो उस फर को तोड़कर बाहर आ गया था जहां टाइगर के पंजे थे, जिससे अंदर का खून दिखने लगा था। ऊपर देखने पर मैंने देखा कि वो छोटा जीव जो टाइगर की मांद के सामने कोने में हल्का दर्द कर रहा था, अब एक भयानक लाश बन गया था, बिल्कुल गुफा के बाहर के जानवरों की तरह।
ये समझते हुए कि क्या हुआ था, मैंने अपने टाइगर के पंजों से उस डरावने पौधे की जड़ों को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात है कि मैं उन्हें तोड़ नहीं पाया। फिर मैंने पौधे की जड़ों को जोर से काटा। मेरे दांत पूरी ताकत से काम कर रहे थे और खुद को उस डरावने पौधे को चबाने के लिए मजबूर कर रहा था जो मेरे मुंह के चारों ओर था। अचानक मेरे शरीर में एक गर्म एहसास हुआ। बिना सोचे समझे मैं बस इस अजीब और डरावनी जगह से जितनी जल्दी हो सके भाग जाना चाहता था। क्योंकि बाघ के पंजे उसकी लताओं से चुभ गए थे, इसलिए मैं उन्हें छुड़ा नहीं पाया। आखिर में मैंने जोर से झटका दिया और पूरा पौधा अपने साथ घसीटते हुए बाघ की मान से बाहर भागा। अपनी बेचैनी को दबाते हुए मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैं बाघिन के इलाके में नहीं पहुंच गया। ये याद करते हुए कि मैंने अभी अभी इस प्यारे पौधे का थोड़ा सा हिस्सा निगला था, मैंने एक और टुकड़ा खाया। मेरे मुंह में तुरंत एक तेज खुशबू भर गई और उस अजीब पौधे का टेक्सचर अचानक पत्थर जैसा सख्त हो गया। उसी पल मेरे अंदर की रहस्यमयी शक्ति उमड़ पड़ी। पौधे की सख्ती एक पल में गायब हो गई। उस प्यारे पौधे से निकलने वाली सनसनी के बाद मैंने उसे अपने पेट में डाल लिया। मेरे अंदर की रहस्यमयी एनर्जी तुरंत बेचैन हो गई, सामान्य से 10 गुना ज्यादा एक्टिव, लगातार मेरे पूरे शरीर में घूम रही थी। मैं अपने शरीर में हो रहे बदलावों को साफ महसूस कर सकता था। इस चीज के अंदर का लिक्विड असल में मेरे अंदर की रहस्यमयी एनर्जी को काफी बढ़ा रहा था। बढ़ती ताकत का ये एहसास मदहोश कर देने वाला था। उस पल एक आंख वाला बाघ चुपचाप बाघ की मांद में लौट आया, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। जिस लाल पौधे का वो इतना दीवाना था वो गायब हो गया था। उसने बाघ की मांद के आसपास ढूंढा और धीरे धीरे कुछ सुराग मिले, अपनी ही तरह के जानवर की खुशबू। फिर एक आंख वाले बाघ ने उस खुशबू का पीछा किया। साफ था कि एक आंख वाले बाघ का हाल ही में गायब होना इसी पौधे से जुड़ा था। इस पल मैंने भी पौधे को पूरी तरह निगल लिया। इस बड़े हुए शरीर में न सिर्फ नाक और कानों के साथ सेंस की एक बड़ी रेंज थी, बल्कि इसकी स्पीड और ताकत भी काफी बढ़ गई थी, जो एक आम बड़े नर बाघ के लेवल तक पहुंच गई थी। मैंने खुद भी इस पर ध्यान नहीं दिया था। दौड़ने के दौरान मेरे शरीर में कई अजीब बदलाव हुए। ऐसा लगा जैसे ये एवोल्यूशन हो रहा हो। मेरे शरीर में एक अजीब अजीब सी फीलिंग फैल गई। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरी हालत और भी अजीब होती जा रही है। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जंगल में रुकूं और पूरी तेजी से बाघ की मांद की तरफ दौड़ा, लेकिन एक चक्कर आने वाला नशीला एहसास और भी मजबूत होता गया। कुछ ही किलोमीटर में वो दर्जनों पेड़ों को तोड़ता हुआ निकल गया। पीछे भाग रहे एक आंख वाले बाघ ने यह देखकर कोई हैरानी नहीं दिखाई, जैसे उसने पहले भी ऐसे ही बदलाव देखे हों। 7-8 मील और पीछा करने के बाद एक आंख वाले बाघ के चेहरे पर उलझन बढ़ गई। इस समय उसे मेरी पहचान का पक्का यकीन हो गया था। वो कुछ देर जंगल में खड़ा रहा, सोच में डूबा रहा और फिर पीछा जारी रखने का विचार छोड़ दिया। भले ही उसने उस अजीब पौधे को बाहर निकालने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी और अपनी ताकत बहुत बढ़ा ली थी, फिर भी उसे भरोसा नहीं था कि वो उसे हरा पाएगा। होश में आने के बाद दोनों छोटे बच्चों को वो रेंगता हुआ पौधा कुछ सुंदर भी लगा। वे उसे और करीब से देखने के लिए कुछ कदम आगे बढ़े। छोटा बाघ भाई शुरू में उस चीज को देखकर चौंक गया, लेकिन फिर उसमें उसकी गहरी दिलचस्पी बढ़ गई। तभी मजबूत ताकतवर पंजों की एक जोड़ी नीचे गिरी। उस अजीब पौधे की जड़ें छोटे बाघ को छूने से बस कुछ सेंटीमीटर दूर थीं। उस जरूरी पल में मेरे बाघ के पंजे ने उसकी जान बचाई। मुझे अभी भी थोड़ा चक्कर आ रहा था। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मुझे आगे का नजारा धुंधला सा दिखा। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने अपना बाघ का पंजा उठाया और उसे नीचे पटक दिया। इस जबरदस्त शोर से मैं चौंक गया। भले ही मैंने अपना पंजा हल्का सा उठाया और नीचे पटका था, मेरा पंजा पहले ही मिट्टी में कई सेंटीमीटर तक धंस चुका था। मैं अपने बाघ के पंजे की ताकत से हैरान था और इस अजीब पौधे से निकलने वाले मीठे लिक्विड से भी उतना ही हैरान था। ऐसा लग रहा था कि ये लिक्विड ताकत बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद था। जिस पल मैंने इस अजीब पौधे को देखा, मुझे एहसास हुआ कि ये कोई आसान बात नहीं है। शायद भविष्य में और भी अजीब चीजें होंगी। मजबूत बनने के लिए मुझे अब हर मौके का फायदा उठाना होगा, और ये अजीब पौधा शायद यही मेरे मौका था। मैंने उस अजीब पौधे पर नजर डाली जो पूरी तरह से कीचड़ में दबा हुआ था, और अपने पंजों से उसे पकड़ लिया। फिर मैंने उन 3 छोटे बच्चों को हटने को कहा और उस जगह पर गया जहां मैंने पहले जानवरों की लाशें फेंकी थीं। मुझे एक जंगली सूअर के पैर की हड्डी मिली और मैंने उस अजीब पौधे को उस पर रख दिया। कुछ नहीं बदला। पौधा अभी भी मरने का नाटक कर रहा था, जैसे वो सूख गया हो। मुझे लग रहा था कि उसमें अभी भी जान है। उसकी अभी की हालत तो बस एक नाटक थी। मैं चुपचाप उसके पास गया और धीरे से अपने नए चमकते हुए बाघ के दांतों को छुआ। एक खुली धमकी। मेरे अभी के साइज और बहुत ज्यादा बढ़ी हुई ताकत के साथ अगर चीजें सच में पहले जैसी हो गईं, इस अजीब पौधे को चबाते हुए मुझे डर था कि ये सच में मेरे बाघ के दांतों से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और पूरा निगल जाएगा। एक तेज साफ आवाज के साथ वो अजीब पौधा तुरंत नरम और सख्त हो गया। मेरी धमकी से उसकी जड़ें तेजी से जंगली सूअर के पैर की हड्डी के ऊपर जम गईं। मैंने ध्यान से पौधे की हालत देखी। उसकी जड़ें आसानी से सख्त हड्डी में घुस गईं और उसके न्यूट्रिएंट्स खींच लिए। पिछला सीन याद करके मैं सावधान हो गया। मैं सोचने लगा कि क्या इस चीज में इन खूबियों के अलावा कुछ और भी है। अगर ये जंगल में दिखी तो ये सभी जानवरों के लिए एक मुसीबत होगी।